सार्वजनिक गाड़ी पर ओ'नील के साथ बंदरगाह की ओर चला गया। उसने सस्ती औपचारिक पोशाक पहन रखी थी। उसे डर था कि ऐसे जटिल स्थान पर संघर्ष न भड़क उठे। अगर उसने अपने टैक्सीडो को नुकसान पहुंचाया जिसकी वह कड़ी देखभाल करता था, तो वह शायद दिल खोलकर रोएगा। जब सूर्य का प्रकाश उभरा होता दिखाई दिया तो गाड़ी रुक गई। ओ'नील अपने सामान्य क्लासिक काले लिबादे और गोल किनारे वाली काली टोपी में दूसरों की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और उनके आगे इविल ड्रैगन बार की ओर तिरछे चल दिए। भले ही बार थोड़ा दूर था और भारी दरवाजे कसकर बंद थे, फिर भी क्लेन को उत्साहपूर्ण चीखों की एक के बाद एक लहरें सुनाई दी। वे किसी हीरो की जय जयकार करते नजर आए। जब वह करीब आया तो उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने बार के सामने वाले गोदाम की ओर अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि छत पर एक छिपे हुए कोने में वर्दी पहने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है। उस आदमी के हाथ में एक बड़ा भूरा सफेद यांत्रिक बक्सा था और उसके हाथ में एक मोटी राइफल थी। भूरा सफेद मैकेनिकल बॉक्स स्पष्ट रूप से पाइपिंग के माध्यम से उसी रंग की राइफल से जुड़ा था। भाप दबाव वाली राइफल। क्लेन सदमे में बड़बड़ाया। उसने ओ'नील की ओर देखा और कहा, यह बार वास्तव में ऐसे हथियार प्राप्त कर सकता है। वह एक सैन्य नियंत्रित वस्तु थी। हालांकि इसमें निकाले गए फ्लोजिस्टन 1 का उपयोग किया गया था। भाप बैकपैक का आकार और वजन अभी भी चौंकाने वाला था, जिसे केवल रक्त और लोहे का एक सच्चा योद्धा ही झेल सकता था। राइफल की थूथन गति अत्यंत उच्च थी और चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति भी थी। उपयुक्त स्कोप से मेल खाने पर यह लगभग एक घटिया स्नाइपर राइफल के बराबर था। क्या? ओ'नील ने जब देखा तो उसने अपनी आंखें मूंद ली। वह भी भ्रमित दिख रहा था। क्या यहाँ कुछ हुआ? कुछ हुआ। क्लेन ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया और कुछ और लोगों को बार बार राइफलें पकड़े हुए पाया जो कुछ खोज रहे थे। क्या हुआ? ओ'नील बार के पास पहुंचा और उसके दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे हटे कट्टे आदमी से पूछा। वह साहसी व्यक्ति स्पष्ट रूप से ओ'नील को जानता था और कुटिलता से मुस्कुराता था। बार पहले ही लगभग नष्ट हो चुका था। जाहिर तौर पर एक वांछित व्यक्ति यहाँ सामग्री खरीदने की कोशिश कर रहा था और उसे पहचान लिया गया था। और उसका यही परिणाम हुआ। हे भगवान, उसने क्या किया और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कितना खतरनाक था। उन सभी आग्नेयास्त्रों को देखकर मेरे पैर ढीले हो गए। जिंजर सनी के साथ पूरी रात बिताने के बाद भी मेरे पैर ढीले पड़ गए। वह वांछित व्यक्ति की पहचान नहीं जानता था और यह भी नहीं जानता था कि जो लोग सामग्री खरीदने आए थे उनमें बियर्ड्स मिले हुए थे। वांटेड आदमी। क्या आप उसका नाम जानते हैं? ओ'नील ने दिलचस्पी से पूछा। मुझे लगता है कि यह ट्रिस था या कुछ और, साहसी व्यक्ति ने अनिश्चित रूप से उत्तर दिया। भड़काने वाला ट्रिस। क्लेन ने आत्मज्ञान में सिर हिलाया, ये समझकर कि क्या हो रहा था। ट्रिस को नहीं पता था कि जॉयस मेयर ने उस पर अपना संदेह जताया था, इसलिए वह बिना किसी परवाह के सामग्री खरीदने के लिए सीधे बाजार में चला गया था। संभवतः उसे मशीनरी हाइव माइंड या नाइटहॉक्स के किसी मुखबिर ने पहचान लिया था, जिसके परिणामस्वरूप एक तीव्र झड़प हुई। क्या वह पकड़ा गया? क्लेन ने अपनी चांदी जड़ित काली छड़ी को थपथपाया। आसपास की स्थिति के आधार पर शायद नहीं। ताकतवर आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपनी ठुड्डी से उसके सामने गोदाम की छत की ओर इशारा किया। उन भयानक लोगों के आने से पहले ही वह भाग गया। बहुत बुरा। मैंने कभी किसी आदमी को उससे ज्यादा तेज दौड़ते नहीं देखा। आपने किसी हत्यारे के वास्तविक कौशल को नहीं देखा है या आपको आगे की शिक्षा के लिए किसी अवर्णनीय स्थान पर ले जाया जा सकता है। क्लेन ने सोचा। क्या बाजार अभी भी खुला है? ओ'नील ने विषय बदला और पूछा। इससे परिचालन बहाल हो गया, साहसी व्यक्ति ने सकारात्मक उत्तर दिया। ये बहुत अच्छा है। ओ'नील ने अपनी गति तेज कर दी और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर भारी दरवाजा खोल दिया। क्लेन ने उसका पीछा किया और अंदर चला गया। शराब की घुटन और गंध से वह लगभग बेहोश हो गया। एविल ड्रैगन बार के बीच में एक बॉक्सिंग रिंग थी। दो आधे नग्न आदमी आपस में झगड़ रहे थे और उनके आसपास दर्जनों ग्राहक चिल्ला रहे थे और उस पक्ष की जय जयकार कर रहे थे जिसका वे बिना किसी अश्लीलता के समर्थन कर रहे थे। ओ'नील ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और क्लेन को बॉक्सिंग रिंग के चारों ओर ले गए और पीछे बिलियर्ड रूम में चले गए। बिलियर्ड रूम में दो लोग क्यू स्टिक पकड़े हुए थे और सामान्य बातचीत कर रहे थे। जब उन्होंने ओ'नील को प्रवेश करते देखा तो वे तुरंत कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। आगंतुक की पहचान की पुष्टि करने के बाद वे एक तरफ चले गए और ओ'नील और क्लेन को अपने पीछे के गुप्त दरवाजे से गुजरने दिया। कुछ कमरों से गुजरने के बाद क्लेन की आंखों के सामने का दृश्य खुल गया। उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जो उनके पिछले जीवन के एक व्याख्यान कक्ष के आकार की थी। कुछ विक्रेताओं ने सड़क के किनारे बोतलें और डिब्बे रखकर दुकानें लगा रखी थीं। राहगीर उनके बीच से गुजरते थे, या तो उनके सामान की जांच करते थे, बातचीत करते थे या कीमतों की तुलना करते थे। उन्हें अपने मुनाफे का 5% स्वयं को देना होगा। वह एविल ड्रैगन बार का बॉस है, मैंडेटेड पनिशर टीम का पूर्व कप्तान है और मुझसे उम्र में बड़ा है। वह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मौत तक शराब पीना चाहता है, ओ'नील ने व्यंग्यात्मक ढंग से समझाया। क्लेन ने सोचा और एक ईमानदार मूल्यांकन दिया। काफी लाभदायक व्यवसाय। आखिरकार उनका एकमात्र खर्च आयोजन स्थल और सुरक्षा प्रदान करना था। यदि कोई वस्तु आपको पसंद आती है लेकिन आपके पास पैसे की कमी है तो आप स्वयं से उधार ले सकते हैं, लेकिन हाँ, वो बहुत अधिक ब्याज लेता है। ओ'नील अपने दांत पीसते हुए पिछड़ गया। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक कैसीनो चलाने जैसा है। वे सूदखोरी प्रदान करेंगे। क्लेन ने अपनी छड़ी पकड़ी और चारों ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, मिस्टर स्वैन एक नाविक है? अनिवार्य पुनिशर दस्ते का कप्तान संभवतः अनुक्रम 7 था। नहीं, वह केवल क्रोध का लोक है। टिंडन एक तटीय शहर नहीं है, इसलिए यहाँ देवी का चर्च लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। ओ'नील ने उपहास किया। दरअसल स्वयं के पास नाविक बनने का मौका था, लेकिन उसे डर था कि वह नियंत्रण खो देगा, इसलिए उसने हार मानने का फैसला किया। जैसे ही क्लेन पूछने ही वाला था कि क्या बार के बॉस को नियंत्रण खोने का कोई अनुभव था, उसे अचानक अपनी बाईं ओर एक अजीब घटना घटित होने का एहसास हुआ। बुदबुदाते और गिनते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां कुछ छिपा हुआ है। क्लेन ने अपना सिर घुमाया और एक पीले रंग के युवक को देखा। उसने पुरानी लिनेन शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई थी जो आमतौर पर मजदूर वर्ग पहनता है। उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिख रही थी और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। उनकी आध्यात्मिक धारणा बहुत ऊंची है, या शायद विकृत। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और बुदबुदाया। यह उस युवक की आध्यात्मिक धारणा थी जिसने उसकी अपनी आध्यात्मिक धारणा को जन्म दिया। सामान्यतया किसी चीज को महसूस करने वाली आध्यात्मिक धारणा कुछ इंतरिया का कारण बनती है।
इसे दूसरों से छिपाना लगभग असंभव था, लेकिन अन्य ने स्पिरिट मीडियम का उल्लेख किया, जिन्होंने अपनी क्षमताओं के साथ साथ समान विशेष गुणों वाले शक्तिशाली व्यक्तित्वों का इस्तेमाल किया था। क्लेन जैसे बियॉन्डे को वास्तव में इसका पता लगाना कठिन होगा, केवल ये पता लगाना कि क्या किसी की आध्यात्मिक धारणा एक निश्चित ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है या कोई असामान्य विकृति हुई है। उन्होंने नजरें मिलाई और गंदे काले बालों वाला पीला युवक उसकी ओर ऐसे भाव के साथ चला जैसे वह आधा नींद में चल रहा हो और आधा पागल हो। वह क्लेन के सामने रुका और उसे घूरने लगा। अचानक वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ, यह मौत की गंध है, मौत। इससे पहले कि उसकी बात खत्म होती, वह अचानक दुखद रूप से चिल्लाया। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं जैसे खून के रंग वाला तरल पदार्थ बाहर बह रहा हो। लानत है। युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पकड़ लिया। वह मैदान पर संघर्ष करते रहे और कुछ देर बाद ही शांत हुए। फिर वह हांफता हुआ वहीं लेट गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी ग्राहक या स्टॉल विक्रेता की नजर नहीं पड़ी। क्लेन ने अपनी आधी टोपी नीचे दबाए और ओल्ड नील की ओर देखा। क्लेन का मुंह सदमे से खुला रह गया था। वह अपनी हरकतों से अपना सदमा प्रदर्शित कर रहा था और सलाह मांग रहा था। उस पर बुरा मत मानना। वह एडेमिसोल है, एक अनाथ जिसका उपनाम राक्षस है। वह उच्च आध्यात्मिक धारणा के साथ पैदा हुआ था और वह हमेशा उन चीजों को देखने में सक्षम रहा है जो उसे नहीं देखना चाहिए, आवाजें सुननी चाहिए जो उसे नहीं करनी चाहिए, इसलिए वह हमेशा बड़बड़ाता रहता है और अक्सर आहत होता है। ओल्ड नील ने समझाते हुए अपना सिर हिलाया। क्या वह बता सकता है कि मेरा शरीर कभी मर चुका था? क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपनी आवाज धीमी कर ली और संदेह से पूछा, क्या नाइट्रॉक्स मैंडेटेड पेनिसिलिया मशीनरी हाइव माइंड ने कभी उसे अंदर ले जाने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, हमारे पास वह सीक्वेंस औषधि नहीं है जो उसके लिए उपयुक्त हो, ओल्ड नील ने आह भरते हुए कहा। ठीक है, वह आधे अनुक्रम के शुरुआती बिंदु के साथ पैदा हुआ था। क्लेन ने फिर उत्सुकता से पूछा, कौन सा अनुक्रम मार्ग उसके लिए उपयुक्त है? सीक्वेंस 9 जो उस पर सूट करता है उसे मॉन्स्टर कहा जाता है। उनका उपनाम वहीं से आया। यह अफसोस की बात है कि सीक्वेंस पाथवे की शुरुआत पर केवल लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का नियंत्रण है, ओल्ड नील ने धीरे से उत्तर दिया। रहस्यवाद प्रेमियों को जानकारी लीक होने से बचाने के लिए उसने अपने और क्लेन के बीच की बातचीत को आसपास के लोगों से दूर रखने की कोशिश की। जीवन विचारधारा का विद्यालय। क्लेन को वह जानकारी याद आ गई जो उसने पहले पढ़ी थी। गुप्त संगठन वर्तमान युग की शुरुआत में प्रकट हुआ। इसकी वास्तविक उत्पत्ति अज्ञात थी, लेकिन यह मुख्य रूप से गुरु और शिष्य के माध्यम से पारित हुई थी। उनके सिद्धांत और मान्यताएं शायद ही ज्ञात थीं। क्लेन को केवल ये पता था कि उन्होंने दुनिया को 3 परतों में विभाजित किया है, निश्चित तर्कसंगत दुनिया जिसे पूर्ण सत्य की दुनिया, आत्माओं की दुनिया और भौतिक दुनिया के रूप में भी जाना जाता है। अफवाह ये थी कि गुप्त संगठन ने एक बार एक भविष्यवक्ता तैयार किया था। क्या वह अनुक्रम पथ नहीं था जो दृष्टा के अनुरूप था? भ्रमित करने वाला, वास्तव में भ्रमित करने वाला। क्लेन ने अपना सिर हिलाया और देखा कि एडेमिसोल उठने के लिए संघर्ष कर रहा था और फिर दूसरे कोने में चला गया। उसने अपने विचारों को पुनर्गठित किया और ओल्ड नील के पीछे चल दिया। वे एक के बाद दूसरे स्टॉल से गुजरते रहे। वहां चांद के फूल, फिंगर सिट्रोन, नाइट वेनिला जैसे पौधे और चांदी, पुखराज, मानिक आदि जैसे खनिज संसाधन थे। ये वास्तव में बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित है। क्लेन धीरे से बुदबुदाया। उसके आसपास के सभी उम्र और लिंग के रहस्यवाद प्रेमी कभी कभी रुकते, भेद करते या बात करते। इससे क्षेत्र में हलचल मच गई। अपने आप चलो, मैं अपना बिल चुकाने जा रहा हूँ। ओल्ड नील ने अंत में 2 कमरों में से एक की ओर इशारा किया। ठीक है। क्लेन ने बिना कुछ सोचे सिर हिलाया। वह अपनी काली छड़ी के साथ टहलता हुआ एक दुकान के सामने आया जो स्वनिर्मित ताबीज बेचती थी। कुछ देर तक उसने इसे ध्यान से देखा। जैसे ही क्लेन विक्रेता से बात करने के लिए तैयार हुआ, उसने अचानक किसी को अपने पीछे के स्टॉल से पूछते हुए सुना, क्या ये पाउडर गाय के दांत पियोनोल से पीसा गया है? गाय के दांत पैनोल, क्या वह स्पेक्टेटर पोशन की पूरक सामग्री में से एक नहीं है? क्लेन ने सोचा, फिर पूछताछकर्ता की ओर देखने के लिए मुड़ा। न्यायमूर्ति ने औषधि के लिए सूत्र को कई बार दोहराया था, इसलिए क्लेन को अवयवों की उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट छाप छोड़ी गई थी। 18वीं शताब्दी के रसायनियों के अनुसार ये पदार्थ सभी दहनशील निकायों में मौजूद होता है और दहन में जारी किया जाता है। जोड़ बंद करे रीसेट। क्लेन ने नजर घुमाई और उस व्यक्ति को गाय के दांत पैनोल के बारे में पूछताछ करते हुए देखा। वह आदमी उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसने काले रंग का सूट और उसी रंग की आधी टोपी पहन रखी थी। उसके हाथ में चांदी से सजी एक छड़ी थी और चेहरे पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा था। उनका प्रभाव परिष्कृत था। हाँ, क्या आपको इसकी आवश्यकता है? यहाँ इस कैन की कीमत 3 सोली है। स्टॉल के मालिक ने एक लंबा काला वस्त्र पहना हुआ था जो रहस्यवाद के लक्षणों से भरा हुआ था। जिस पूछताछकर्ता के साइड बिन हल्के पीले थे, उसने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या ये सस्ता हो सकता है? मुझे अभी भी अन्य सामग्री भी खरीदने की जरूरत है। उदाहरण के लिए एक सफेद धार वाली सूरजमुखी की पंखुड़ियों की यह बोतल। स्टॉल मालिक ने अनिच्छा से उत्तर देने से पहले कुछ सेकंड के लिए विचार किया। 2 सोली और 6 पेंस। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे सस्ती कीमत मिल सकती है। क्लेन को तुरंत लगा कि वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये देखने के बाद कि चश्मे वाला आदमी गाय के दांत पियोनोल के अलावा अन्य सामग्री कैसे खरीद रहा था। हालांकि फिर भी उन्होंने सावधानी बरतते हुए अपने ग्लेबेला को 2 बार थपथपाया। उसने अपनी आत्मा दृष्टि से उस व्यक्ति को बहका दिया। कोई समस्या नहीं, वह बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं। उनकी भावनाएं भी ठीक हैं। श्रीमान, आपको इसे जारी रखना होगा। क्लेन ने अपनी नजरें हटा ली, घूम गया और एक बार फिर घर में बने ताबीज बेचने वाले स्टॉल की ओर देखा। ताबीज उसके सामने करीने से रखे हुए थे। उनमें से कुछ शुद्ध चांदी से बने थे, कुछ स्टील से, कुछ सोने से गढ़े गए थे। लेकिन केवल कुछ ही ताबीजों से क्षीण आभा निकल रही थी, कुछ का लाल, कुछ का हल्का सफेद, कुछ का सुनहरा। इसका मतलब यह था कि उनमें से कुछ में आध्यात्मिकता के लक्षण कमजोर थे और वे निश्चित रूप से कुछ हद तक प्रभावी थे। क्लेन ने ताबीज को ध्यान से देखा और पुष्टि की कि ताबीज बनाने वाले स्टॉल मालिक का रहस्यवाद में कुछ आधार था। स्टॉल मालिक ने विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को विभिन्न मंत्रों से मिलाने में कोई गलती नहीं की। वह विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के अनुरूप सामग्रियों को चुनने में भी बेहद सटीक थे। निस्संदेह केवल रहस्यवाद का प्रशंसक निश्चित रूप से कुछ गलतियां करेगा। क्लेन ने देखा कि स्टॉल मालिक मंत्रों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। केवल प्रार्थना की सामग्री को हर्मीस में अनुवाद करके कोई मंत्र नहीं बना सकता। मंत्रों को एक निश्चित प्रारूप का पालन करना पड़ता था जिसमें अद्वितीय नियमों का पालन किया जाता था।
दूसरी समस्या ये थी कि जब स्टॉल मालिक ऊर्जा स्रोतों के लिए उपयुक्त प्रतीक चुन रहा था तो उसने अलग अलग स्तर की गलतियां की थी। इससे स्पष्ट हुआ कि उसके सामने रखे गए दर्जनों ताबीजों में से केवल 2 या 3 ताबीज ही की रोशनी छोड़ रहे थे। जहां तक ये सवाल है कि 2 से 3 ताबीजों का कितना प्रभाव होगा, क्लेन केवल इतना ही कह सका कि यह कुछ न होने से तो बेहतर था। एक ताबीज जो वास्तव में स्पष्ट प्रभावों से सुसज्जित था, मंत्रों और प्रतीकों को तराशते समय शिल्पकार को अपनी आध्यात्मिकता को एक ब्लेड से मुक्त करने की आवश्यकता होती थी। यदि कोई और भी बेहतर परिणाम चाहता है तो उसे अनुष्ठानिक जादू के साथ इसे पूरा करना होगा। और ये दोनों चीजें ऐसी चीज नहीं थी जिन्हें कोई सामान्य व्यक्ति हासिल कर सकता था। क्लेन ने अपने ग्लेबेला को 2 बार थपथपाया, फिर अपनी काली छड़ी से स्टॉल के ऊपरी बाएं कोने की ओर इशारा किया। इन दोनों के लिए कितना? उन्होंने उन ताबीजों के बारे में नहीं पूछा जिनमें अल्पविकसित रंगीन आभा थी, बल्कि आधी अधूरी वस्तुएं थीं। बाहरी आकार के अलावा उन्हें मंत्रों या प्रतीकों से नहीं उकेरा गया था। क्लेन के लिए कमजोर प्रभाव वाले ताबीज खरीदने का कोई कारण नहीं था। वह जो करना चाहता था वह आधे अधूरे ताबीज को असली ताबीज में बदलना था। मैं ऐसे ताबीज बनाऊंगा जो किसी व्यक्ति को खतरे से बचा सके, बेंसन और मेलिसा के लिए एक एक। जहां तक मेरी बात है, मैं नाइटहॉक से मुझे सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कह सकता हूँ। यार, मैं जरूर और नील से प्रभावित हुआ हूँ। ऐसा कुछ करते समय मुझे कोई अपराधबोध महसूस नहीं होता। क्लेन का दिमाग घूम गया जब उसने स्टॉल मालिक को आधे अधूरे चांदी के ताबीज उठाते हुए देखा। पहला चांदी का ताबीज लंबा था और बीच में एक गुहा थी। इसके चारों ओर देवदूत जैसे पंखों के पैटर्न थे। शिल्प कौशल जटिल था और बहुत सुंदर था। दूसरा सरल था, लगभग पूरी तरह से किसी भी अतिरिक्त सजावट या नक्काशी से रहित। इसमें एक खड़ी रेखा रात का प्रतिनिधित्व करती थी और एक वृत्त लाल चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता था। क्लेन, जो दिखावे पर बहुत ध्यान देता था, उसे तुरंत ही वह पसंद आ गया। ये 6 सोली है, अधेड़ रूम के स्टॉल मालिक ने जटिल ताबीज की ओर इशारा करते हुए कहा। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे। कुछ देर रुकने के बाद उसने साधारण टुकड़ा रगड़ा और कहा, ये 5 सोली 3 पेंस है। ये बहुत महंगा है। वे अभी भी ताबीज बनने से बहुत दूर हैं। क्लेन धीरे धीरे बेंसन और मेलिसा से प्रभावित हो गया था, इसलिए उसने मोलभाव करने की आदत विकसित करना शुरू कर दिया था। शब्दों की लड़ाई के बाद उन्होंने 2 चांदी के सामान क्रमशः 5 सोली 6 पेंस और 4 सोली 9 पेंस पर खरीदे। हाँ, फिलहाल उन्हें केवल चांदी का सामान ही माना जा सकता है। क्लेन के मन में यही बात थी। डिविनेशन क्लब की सदस्यता के लिए उन्हें जो प्रतिपूर्ति मिली थी उसमें से 10 सोली 3 पेंस काट लिए गए थे। क्लेन ने 2 चांदी के सामान प्राप्त किए और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। वह दूसरे स्टॉल की ओर जाने ही वाला था कि उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। सर, आप पूरा ताबीज क्यों नहीं खरीद रहे? क्लेन ने अपना सिर घुमाया और पाया कि एक किशोर लड़की उससे सवाल पूछ रही है। वह लगभग 15 वर्ष की थी और उसने फीतादार पीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और रिबन से ढकी हुई टोपी पकड़ रखी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने खुद की ताबीज बनाने का इरादा रखता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये रहस्यवाद के हर प्रशंसक की इच्छा है। क्लेन ने अपने शब्दों को संक्षिप्त करते हुए उत्तर दिया। वह नहीं चाहता था कि स्टॉल मालिक ये सोचे कि वह उसका व्यवसाय छीनने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने पर विचार किया था। उस किशोर लड़की के प्राकृतिक रूप से घुंघराले भूरे बाल थे और उसका चेहरा उसकी शिशुवसा के कारण मनमोहक था। उसने अपनी हल्की नीली आंखों से क्लेन को देखा और ईमानदारी से पूछा, क्या मैं ताबीज चुनने के बारे में आपकी सलाह ले सकती हूँ? खैर, मुझे यहाँ एक दोस्त ने मिलवाया था। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ और रहस्यवाद में मेरी गहरी रुचि है, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता और वह मेरी दोस्त जल्द ही 16 साल की होने वाली है। मैं उसके लिए उपहार के रूप में एक ताबीज चुनना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे एक आश्चर्य के रूप में देना चाहता हूँ। मैंने पहले उनसे सलाह मांगी थी, लेकिन मुझे कई महत्वपूर्ण बिंदु याद नहीं है। क्लेन ने एक सौम्य मुस्कान दी। आप किस तरह के सुरक्षा ताबीज की तलाश में हैं? आपदाओं को रोकने के लिए कुछ, बीमारियों से बचने के लिए कुछ ऐसा जो भाग्य देता है। अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि उन्हें अलग अलग देवताओं की ओर इशारा करना होगा। अलग अलग देवताओं के अलग अलग संगत नक्षत्र होंगे और अलग अलग नक्षत्रों का मतलब होगा कि अलग अलग सामग्रियों का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए, आपदाओं को रोकने के लिए मंत्र आपदा और डरावनी महारानी से संबंधित होगा, जो एवरनाइट देवी है। रहस्यवाद के प्रशंसकों के रूप में हम सभी जानते हैं कि एवरनाइट देवी का प्रतीक चंद्रमा है। इस प्रकार संबंधित धातु शुद्ध चांदी होगी। इसलिए अगर हम आपदाओं को टालने की उम्मीद करते हैं तो ये सबसे अच्छा है कि हम एक ऐसा ताबीज चुनें जो शुद्ध चांदी से बना हो और जिसमें संबंधित मंत्र हो। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मंत्र सही भाषा और प्रारूप के हों। आपदा और भयावहता की महारानी के संबंधित प्रतीक का अर्थ है पद संख्या, मंत्र की विशेषता और प्रतीकों की सापेक्ष स्थिति आदि भी सही होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत जटिल है और मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपके लिए। क्लेन ने अंदर से जोड़ा। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने थोड़ा संदेह करते हुए पूछा, क्या देवी का अनुयायी किसी अन्य देवता का ताबीज पहन सकता है? कोई बात नहीं, भगवान ऐसी छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानते। क्लेन ने उसे सांत्वना दी। ताबीज पहनने वाले व्यक्ति के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ताबीज बनाने वाले व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता था। यदि तूफानों के देवता का विश्वास करने वाला व्यक्ति शाश्वत धधकते सूर्य का ताबीज तैयार करता है तो संभवतः उन्हें कुछ दुर्भावनापूर्ण प्राप्त होगा। निस्संदेह इनमें अनुष्ठानिक जादू की सहायता की आवश्यकता वाले ताबीज का उल्लेख था, अन्यथा शिल्पकार को इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। किशोरी ने राहत की सांस ली। मैं उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक ताबीज पाने की आशा करता हूँ। मुझे किस देवता को चुनना चाहिए? शाश्वत चमकता हुआ सूर्य, धरती माता या ज्ञान और बुद्धि का देवता? अनंत धधकते सूर्य और धरती माता के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले का प्रतिनिधित्व सूर्य द्वारा किया जाता है जबकि दूसरे का प्रतिनिधित्व भूरे तारे द्वारा किया जाता है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य का पदार्थ सोना है जबकि ब्राउन स्टार का प्रतीक धातु सीसा है। मैं सूर्य का सुझाव दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप अपने साथ पर्याप्त धन लाए थे या नहीं। उनके सुझाव का कारण यह था कि उन्होंने देखा था कि अल्पविकसित आध्यात्मिक चमक वाले 3 ताबीजों में से एक स्वास्थ्य ताबीज था जो सूर्य के क्षेत्र में आता था। क्या यह नहीं है? इससे पहले कि किशोर लड़की अपना वाक्य पूरा करती, वह रुक गई और सावधानी से स्टॉल मालिक की ओर देखा जो चुपचाप इंतजार कर रहा था। उसने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, सामग्री पर निर्णय लेने के बाद मुझे मंत्र और संबंधित प्रतीकों को कैसे अलग करना चाहिए? क्या आप हेमिस को जानते हैं? इसके बजाय क्लेन ने पूछा।
मैंने अभी इसे सीखना शुरू किया है, किशोर लड़की ने थोड़ा शर्मिंदा होकर उत्तर दिया। तो फिर मुझे इसे आपके लिए चुनने दीजिए। क्लेन ने सोने से बने स्वास्थ्य ताबीज की ओर इशारा किया और कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे वह मंत्र हो या प्रतिनिधित्व प्रतीक। किशोर लड़की ने अपनी पोशाक का किनारा उठाया और ताबीज के सामने बैठ गई। उसने वह स्वास्थ्य ताबीज उठाया जिसके किनारों पर सूर्य की किरणों का डिजाइन था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ताबीज उसे पोषण दे रहा था, जिससे वह पूरी तरह से आराम महसूस कर रही थी। धन्यवाद धन्यवाद, वह उठ खड़ी हुई और आभार व्यक्त करते हुए बोली। क्लेन ने हंसते हुए कहा, मैं बाकी सब आप पर और स्टॉल मालिक पर छोड़ दूंगा। मेरे पास करने के लिए अन्य काम भी हैं। उसने बात करते हुए स्टॉल मालिक की ओर देखा और देखा कि उस आदमी की आंखों में एक अजीब भाव था, जैसे कि वह तय कर रहा हो कि क्या उसे क्लेन को लाभ में से एक हिस्सा देना है। मुस्कुराते हुए क्लेन ने अब इस मामले की परवाह नहीं की। उन्होंने भूमिगत बाजार का दौरा जारी रखा, लेकिन उन्हें कोई वास्तविक असाधारण सामग्री नजर नहीं आई। इस समय ओल्ड नील ने पहले ही अपना कर चुका दिया था। उसके हाथ में एक गहरे रंग का लकड़ी का बक्सा था। उसने पीछे दूसरे कमरे की ओर इशारा किया और क्लेन की संदेहपूर्ण दृष्टि पर ध्यान देने के बाद कहा, यदि आप असाधारण सामग्री खरीदना या बेचना चाहते हैं तो वहां जाएं। आखिरकार कोई भी दूसरों को यह नहीं बताना चाहता कि वे कौन सी असाधारण वस्तुएं खरीद रहे हैं। मैं समझता हूँ। क्लेन ने ऐसे सिर हिलाया जैसे कि सोच में हो। फिलहाल उन्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह और नील के साथ भूमिगत बाजार से बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। इन योगिनी फूलों के लिए कितना? क्लेन के कानों में अचानक एक प्रश्न आया। एल्फ फूल, वह भी स्पेक्टेटर पोशन का एक घटक है। क्लेन ने बगल में देखते हुए सोचा। उसने एक बार फिर परिष्कृत चश्माधारी व्यक्ति को देखा। क्या बात? ओल्ड नील ने उत्सुकता से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, क्लेन ने अपनी नजरें हटा ली। हालांकि वह नाइटहॉक्स का अर्ध सदस्य था, लेकिन उसने यह महसूस नहीं किया कि सभी बियोडर्स को चर्चों द्वारा अवशोषित कर लिया जाना चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि यह स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। दर्शकों ने निश्चित रूप से समाज या राज्य के लिए बहुत कम खतरा पैदा किया, और अनुक्रमणों के रूप में नियंत्रण खोने की संभावना बहुत कम थी। एविल ड्रैगन बार छोड़ने के बाद क्लेन और ओल्ड नील ने एक सार्वजनिक गाड़ी ली और बंदरगाह छोड़ दिया। फिर वे उत्तरी बरों में अलग अलग रास्ते पर चले गए और अपने अपने घरों की ओर वापस चले गए। सार्वजनिक परिवहन डैफोडिल स्ट्रीट में चला गया और सड़क के किनारे रुक गया। क्लेन गाड़ी से उतरने ही वाला था कि अचानक उसने भूरे सफेद रंग की पोशाक पहने एक युवा महिला को गाड़ी में चढ़ते हुए देखा। इस महिला के चिकने काले बाल थे, उसका चेहरा थोड़ा गोल था। उसकी आंखें पतली और नैन नक्श साधारण थे, लेकिन एक साथ मिलकर उसने यह एहसास दिलाया कि वह मधुर और सौम्य थी। क्लेन ने उसकी सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए ध्यान दिया क्योंकि उसे पता चला कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह एक अप्राकृतिक सिहरन थी। मिस, क्या आप ठीक हैं? क्लेन ने चिंता में पूछा। युवती ने अचानक सिर हिलाया। नहीं, मैं बहुत थक गया हूं। क्लेन के पीछे के लोग उससे उतरने का आग्रह कर रहे थे, इसलिए क्लेन केवल गाड़ी से निकल सका। जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसने फिर से पहले की स्थिति पर ध्यान दिया। उसने ये निर्धारित करने की योजना बनाते हुए कि महिला वास्तव में ठीक है या नहीं, अपने ग्लेबेला को 2 बार दबाया। उसका इरादा उसे अस्पताल भेजने का था यदि उसे कोई गंभीर बीमारी हो जो जल्द ही ठीक होने वाली हो। उसकी आत्मा दृष्टि को सक्रिय करते हुए आभा के रंग सतह पर आने लगे। क्लेन मुड़ा और उस प्यारी और सौम्य युवा महिला को देखने के लिए तैयार हुआ। क्लिप क्लॉप। जैसे ही पहिए एक साथ चलने लगे, घोड़ों ने अपनी चाल बढ़ा दी। अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करने और परिष्कृत और प्यारी महिला को देखने की उम्मीद में घूमने के बावजूद क्लेन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उसकी सारी आंखों में भूरे रंग की आकृतियां झलक रही थी जो उसके पास से गुजर रही थी। इस बीच स्टॉप से यात्री गाड़ी में चढ़ चुके थे। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, गाड़ी का दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया। गाड़ी के भीतर 20 से 30 लोग एक दूसरे के करीब खड़े थे। उनके ऊर्जा क्षेत्र ओवरलैप हो रहे थे और एक दूसरे की रक्षा कर रहे थे। इसलिए ये क्लेन की दृष्टि में रंगों का विस्फोट था, जिससे उसके लिए अंतर करना मुश्किल हो गया। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया और अपनी स्पिरिट विजन को निष्क्रिय करने के लिए अपने ग्लेबेला पर टैप करने के लिए अपनी उंगली उठाई। उसके लिए ये बस एक सहायता थी जो वह प्रदान कर सकता था यदि उसे ऐसा करने का मौका मिले। हालांकि अगर वह चूक जाता और स्थिति विशेष रूप से स्पष्ट नहीं होती तो इसे दिल पर लेने और अपने स्वयं के मामलों में देरी करने का कोई मतलब नहीं था। लाल चांदनी में स्नान करते हुए क्लेन अभी भी हलचल भरी डैफोडिल स्ट्रीट पर घर वापस चला गया। वह वापस आया और देखा कि मेलिसा डाइनिंग टेबल के पास बैठी है। वह चमकीले गैस लैंप के नीचे अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसने फाउंटेन पेन को काटा और गहरी सोच में डूबी हुई दिखाई दी। बेंसन कहाँ है? क्लेन ने लापरवाही से पूछा। मेलिसा ने ऊपर देखा। वह कहने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसने कहा कि वह आज कुछ नगरों में गया और पसीने से लथपथ था। वह आराम से अच्छा स्नान कर रहा है। ठीक है, क्लेन हंसा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी पोशाक पहनी हुई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह पूरी तरह से मटमैले रंग का था। इसमें फैशनेबल सगाइयां थीं। उसके टॉप के कॉलर और किनारों पर पतली फ्रिल्स थीं। इसके अलावा यह एक साधारण डिजाइन था, जैसा कि दैनिक कैजुअल कपड़ों के रूप में पहना जाता था। इसने 16 या 17 साल के युवाओं की जवानी को पूरी तरह से उभार दिया। नया कपड़ा? क्लेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह एक ऐसी खरीदारी थी जिस पर उन्होंने और बेंसन ने जोर दिया था। मेलिसा ने संक्षेप में सकारात्मक उत्तर दिया। मैंने इसे अभी श्रीमती रोशेल से वापस लिया है। मैं सोच रहा था कि चूंकि मुझे इसे बाद में धोना था, इसलिए मैं पहले इसे आजमा सकता था। जब क्लेन ने यह सुना तो वह हैरान हो गया। श्रीमती रोशेल? क्या वह हमारी पूर्व पड़ोसी नहीं थी? मेलिसा ने सिर हिलाया और पूरी गंभीरता से समझाया। श्रीमती रोशेल वास्तव में एक दर्जी है, लेकिन वह काफी बदकिस्मत थी। उसके पास घर पर दूसरों के लिए कपड़े सिलने और मरम्मत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह काफी कठिन जीवन जीती है। मुझे पता था कि उसके पास बहुत अच्छा कौशल और उसने जो कीमत बताई वह महिलाओं के कपड़ों की दुकान की तुलना में सस्ती है। इसके अलावा यह मेरे फिगर के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार है, इसलिए मैंने उससे एक नई स्कर्ट का ऑर्डर दिया। इसकी कीमत केवल 9 सोली और 5 पेंस थी और मैंने केवल कुछ ही लिया दिन। हैरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर में एक समान शैली की पोशाक की कीमत 3.5 पाउंड होगी। कितनी मितव्ययी लड़की है बहन। मुझे पता है कि कम से कम आधा कारण श्रीमती रोशेल के प्रति आपकी दया है। क्लेन ने खुद के लिए चीजें तय करने के लिए मेलिसा को फटकार नहीं लगाई। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप हैरोड्स कब गए थे?
वह होप स्ट्रीट पर डिविनेशन क्लब के पास था। ये वह जगह थी जहां मध्यम वर्ग खरीदारी करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेलिसा के पास एक पल के लिए शब्द नहीं थे। उसे यह कहने में काफी समय लगा, ये सेलेना और एलिजाबेथ थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं उनके साथ चलूं। वास्तव में ठीक है, मैं वास्तव में ये अधिक पसंद करती हूँ। मुझे भाप और मशीनरी वाली जगहें पसंद है। हाँ, एक लड़की के लिए कभी कभार डिपार्टमेंटल स्टोर पर खरीदारी करना काफी अच्छा है। अपनी बहन को सांत्वना देते हुए क्लेन हंसा। कुछ बेकार की बातचीत के बाद वह तेजी से दूसरी मंजिल पर चला गया, इस उम्मीद में कि बार से घृणित मिश्रित गंध दूर हो जाएगी। जैसे ही वह कपड़े बदलने के लिए अपने शयन कक्ष में लौटने वाला था, उसने अचानक बालकनी के पास बाथरूम से आवाजें सुनी। कुछ सेकंड बाद बेंसन अपने धीरे धीरे घटते बालों को सुखाते हुए बाहर निकला। ये कैसा था? क्या आपने मेलिसा की नई पोशाक की तारीफ की? उसने क्लेन पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मैं भूल गया। मैंने बस इतना पूछा कि यह कहाँ किया गया था। क्लेन ने यह कहते हुए एक पल के लिए सोचा। बेंसन तुरंत हंसा और अपना सिर हिलाया। एक बड़े भाई के साथ यह कितना अशोभनीय है। जब मेलिसा को पोशाक मिली तो वह इसे नीचे रखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। खाना बनाने और बर्तन धोने के लिए दौड़ने के बाद उसने तुरंत पोशाक पहन ली और तब से उसने इसे उतारने से इनकार कर दिया है। डॉट डॉट डॉट। क्या वह नहाने के बाद कपड़े बदलने की योजना नहीं बना रही थी? ऐसा करते समय वह कपड़े धो सकती है और कर्ल्स लगा सकती है। क्लेन ने अवचेतन रूप से मेलिसा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन किया। टस, बेंसन ने आह भरी। पिछले कुछ दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही है। वह काफी समय से रसोई में व्यस्त थी, इसलिए मेरा मानना है कि नहाने के बाद उसे अपना होमवर्क करने में काफी अच्छा महसूस होगा। ये सही है। क्लेन अचानक प्रबुद्ध हो गया जब उसने अपने भाई को एक जानने वाली मुस्कान दी। तो आप इस तरह की इंसान हैं, मेलिसा। अगर कोई लड़की अपने रूप रंग का ध्यान रखती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अपने शयन कक्ष में जाने से पहले जब उसने धीरे से अपना सिर हिलाया तो उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। जब वह स्नान कर रहा था, क्लेन को हल्की सी नीचे दस्तक सुनाई दी। उसे तुरंत आश्चर्य हुआ। क्या गैस मीटर के लिए सिक्के एकत्र करने का प्रभारी कर्मचारी हर 2 सप्ताह में केवल एक बार नहीं आता है? क्या यह अगले दरवाजे से श्रीमती शॉर्ट हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि यह महिला मध्यम वर्गीय समाज के शिष्टाचार का सख्ती से पालन करती है। वह अनुचित समय पर नहीं आएगी। अपनी उलझन में क्लेन ने अपना शरीर पोंछकर सुखा लिया। पुरानी लेकिन आरामदायक शर्ट और पतलून पहनकर वह सीढ़ियों से नीचे आया। उन्होंने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया लेकिन उन्हें कोई अजनबी नजर नहीं आया। उसने पूछा, क्या अभी दरवाजे पर कोई था? बेंसन, जो लापरवाही से समाचार पत्र पढ़ रहे थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आयरन क्रॉस स्ट्रीट के प्रभारी पुलिसकर्मियों में से एक बिट्स माउंटबेटन थे। उन्होंने पूछा कि क्या हम किसी 18 या 19 वर्षीय लड़के से मिले जिसका चेहरा गोल मटोल है। अरे, उसने हमें पहचानने के लिए एक स्केच भी दिया। दुर्भाग्य से हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा, अन्यथा हमें इनाम मिलता। नहीं, क्लेन को सामान्य अंदाजा था कि क्या हो रहा है। उकसाने वाला ट्रिस बंदरगाह पर ईविल ड्रैगन बार से सफलतापूर्वक बच निकला था। वह आयरन क्रॉस स्ट्रीट और डैफोडिल स्ट्रीट के करीब कहीं भाग गया था, इसलिए पुलिस घर घर जाकर दौरा कर रही थी। और यहां तक जाने से यह स्पष्ट हो गया कि भड़काने वाले को पकड़ने का अभियान पूरी तरह से विफल हो गया है। क्लेन ने खुद को स्थिति से परेशान नहीं किया। उसे अभी युद्ध प्रशिक्षण शुरू करना बाकी था। उन्हें शूटिंग में केवल बुनियादी महारत हासिल थी, इसलिए एक स्वाभाविक हत्यारे से निपटने पर विचार करना उनके जीवन को एक मजाक के रूप में इस्तेमाल करना था। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। उन्हें यह चिंता सताती रही कि उकसाने वाला छिपने के लिए उनके घर में घुसपैठ करेगा, जिससे एक और नरसंहार होगा। शुक्र है, डैफोडिल स्ट्रीट पूरी रात शांत रही। सुबह की सूरज की किरणों ने सारा कोहरा छट दिया। निश्चिंत क्लेन ने औपचारिक पोशाक पहनी, अपनी टोपी पहनी, अपनी छड़ी पकड़ी और जॉटलैंड स्ट्रीट तक चला गया। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में रोजन का स्वागत किया। गुड मॉर्निंग क्लेन, रोजन ने खुशी से उत्तर दिया। उसने अपनी आवाज दबाते हुए कहा, मैंने सुना है कि कल रात का बहुत बड़ा ऑपरेशन विफल हो गया। उकसाने वाले ट्रिस को पकड़ने के लिए ऑपरेशन? क्लेन ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, रोजन ने जोर से सिर हिलाया। उसने विभाजन पर एक नजर डाली और कहा, जाहिरा तौर पर मैंडेटेड पेनिशेस के एक मुखबिर ने बंदरगाह पर इंस्टिगेटर की खोज की। वे ऑपरेशन शुरू करने से पहले अतिरिक्त ब्यूरोज और पुलिस के एक अन्य विशेष ऑपरेशन दस्ते के आने की प्रतीक्षा करने की योजना बना रहे थे। आम लोगों को चिंतित किए बिना तुरंत कार्य करें। दुर्भाग्य से वह उकसाने वाला बेहद तेज था। जब उसने कुछ गलत देखा तो वह घेरे से बाहर निकल गया और परिणामस्वरूप सफलतापूर्वक भाग निकला। ऐसे समय में उन्हें मेरे जैसे ट्रैकिंग क्षमताओं वाले एक बियॉन्डर की आवश्यकता है। क्लेन ने मजाक किया। तब ट्रैकर्स की कोई कमी नहीं थी। डन स्मिथ की आवाज अचानक सुनाई दी। रोजन ने अचानक अपना सिर घुमाया और कप्तान को अपना काला विंडब्रेकर पहने हुए देखा। वह विभाजन के फ्रेम के सामने झुकते हुए अपनी गहरी भूरी आंखों से उसे देख रहा था। उसने अपना मुंह ढकने के लिए जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए। फिर उसने अपनी निरर्थक मासूमियत व्यक्त करते हुए लगातार अपना सिर हिलाया। डन ने अपनी निगाहें क्लेन की ओर घुमाई और कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैंडेटेड पुनिशेस, मशीनरी हाइव माइंड और हम नाइटहॉक से कुल 6 बियॉन्डर्स थे। हमने घायल ट्रिस को आयरन क्रॉस स्ट्रीट की लोअर स्ट्रीट में खोजा। हमें उसका पता चला अस्थायी निवास, लेकिन सुराग वही समाप्त हो गए। चाहे वह बियॉन्डर तरीके हो या सामान्य जांच, कुछ भी काम नहीं आया। ऐसा लगा मानो वह हवा में उड़ गया हो, पूरी तरह से गायब हो गया हो। क्या आपको भविष्य बताने में मेरी मदद की जरूरत है? क्लेन ने उत्सुकता से पूछा। डन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मशीनरी हाइव माइंड के पास एक मशीनरी हाइव माइंड था। वह और नील जितना ही अच्छा एक वरिष्ठ बियॉन्डर है। मुझे ये भी संदेह है कि वह पहले से ही अनुक्रम 8 पर है। मैं बस इस बात से अनजान हूं कि संबंधित औषधि का नाम क्या है। थियोसॉफी और की आज तक की विरासत में जरूर कुछ खास होगा, क्लेन ने सांत्वना दी। सुबह के बाकी समय में उन्होंने अपना रहस्यवाद पाठ्यक्रम जारी रखा, ऐतिहासिक जानकारी और दस्तावेज पढ़े और हमेशा की तरह विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया। जैसे जैसे दोपहर के भोजन का समय करीब आ रहा था, क्लेन का दिमाग भटकने लगा। कुछ मिनट बाद अपने पेट की आवाज सुनकर उसने दस्तावेज हटा दिए। उसी समय डन स्मिथ क्लर्क कार्यालय में आए। उन्होंने गहरे लेकिन सौम्य तरीके से कहा, क्लेन, मेरे साथ चाइनीज गेट तक चलो। सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 आ गया है। बाद के ऑपरेशन के लिए आपको उस नोटबुक को समझने की आवश्यकता हो सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, क्लेन ने उठकर उत्तर दिया। उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए। उसने कल्पना की कि सीलबंद वस्तु कैसी दिखेगी या क्या ऑपरेशन खतरनाक होगा। इस तनावपूर्ण शांति में रहते हुए वह डन के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे सुरंग में चला गया। चौराहे पर सीधे जाने के बाद डन अचानक रुका और अपना सिर घुमाते हुए सख्ती से कहा, ये क्रिया मेरे साथ मिलकर करो। इसे करते रहो और बिल्कुल मत रुको। याद रखो, बिल्कुल मत रुकना। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। बोलते समय डन ने अपना हाथ मोड़ा और फिर उसे बढ़ाया। उसने बिना रुके ये क्रिया दोहराई। क्लेन ने भ्रमित होकर कैप्टन के प्रदर्शन को देखा। अचानक प्रबुद्ध होकर उन्होंने पूछा, क्या इसका सीलबंद कलाकृतियों की विशिष्टता से कोई लेना देना है? हाँ, डन ने असामान्य गंभीरता के साथ सिर हिलाया। ऐसी कार्रवाई दोहराने से हमें तुरंत पता चल जाएगा कि क्या आपके साथ कुछ भी होता है। समय रहते तुम्हें बचाने से कोई भी जीवन घातक खतरा नहीं होगा। ठीक है, क्लेन ने और अधिक संकोच नहीं किया और अपनी बाह को बार बार मोड़ने और फैलाने की क्रिया शुरू कर दी। डन ने कहा, यदि आपकी बाह में दर्द है तो दूसरे का उपयोग करें। सीलबंद कलाकृति 2049 निश्चित रूप से अजीब है। इस क्रिया का क्या अर्थ है? ये बहुत खतरनाक लगता है। ये विचार क्लेन के दिमाग में कौंध गए जब उसने गंभीरता से कप्तान की ओर देखा। ठीक है, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन चूंकि चाइनीज गेट सामने था इसलिए उसके पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा मेरी सुरक्षा मंजूरी के साथ मैं शायद विवरण नहीं जान पाऊंगा। मैं केवल वही कर सकता हूं जो मुझे आदेश दिया गया है। क्लेन ने सांस छोड़ी और कैप्टन डन के पीछे पीछे चाइनीज गेट के बाहर कीपर रूम तक गया। जोर बंद करे रीसेट। क्लेन बार बार झुकता था और अपना हाथ फैलाता था और वह देखता था कि डन अपने शरीर को साइड में करके कीपर का कमरा खोल रहा है। कैप्टन की सावधानी और उच्च सतर्कता के साथ साथ हास्यास्पद सुरक्षात्मक कार्रवाइयों ने उसे असामान्य रूप से तनावग्रस्त महसूस कराया। यह अनुभूति वैसी ही थी जैसी उसे साहस की परीक्षा लेते समय महसूस हुई थी, जिसके लिए उसे अपनी युवावस्था में रात में डरावने कब्रिस्तानों से गुजरना पड़ता था। एक ग्रेड 2 सीलबंद कलाकृतियां खतरनाक, सावधानी और संयम के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में एक औपचारिक नाइटहॉक सदस्य को भी विवरण नहीं पता है। यह अज्ञात है कि यह कितना खतरनाक है। अपनी तनावपूर्ण नसों के बीच क्लेन को खुद पर अंकुश लगाना असंभव लग रहा था, बहुत ज्यादा सोचना। उस पर उसका दिमाग अचानक सुन्न हो गया, जैसे बिजली का स्विच बंद हो गया हो। क्लेन की दृष्टि में सब कुछ धीमा हो गया, यहाँ तक कि उसके हाथों की गतिविधियों का भी यही हशा हुआ। उसने कैप्टन डन को अपनी जगह पर रुकते देखा। वह उसके करीब आया, जैसे कि धीमी गति से उसे कंधे में धकेलने से पहले अपनी हथेली को धीरे धीरे बाहर बढ़ाया। अचानक क्लेन की विचार प्रक्रियाएं और दृष्टि एक ही समय में सामान्य हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पहले की हर चीज महज एक भ्रम थी। क्या हुआ? वह अपने डर और भ्रम के बीच फुसफुसाया। डन ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, ध्यान से देखो। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, वह मुड़ा और कीपर के कमरे में चला गया। क्लेन ने उसका पीछा किया और कमरे में 4 अन्य लोगों को देखा। वे या तो बैठे थे या खड़े थे। उनमें से एक मिडनाइट कवि लियोनार्ड थे। अन्य 3 वे लोग थे जिनसे क्लेन पहले कभी नहीं मिला था। हालांकि उन सभी में एक समान गुण था, वे सभी हाथ बढ़ाने और मोड़ने का अभ्यास पूरी संजीदगी से कर रहे थे। क्लेन मोरेटी का एंटीगोनस परिवार की नोटबुक के साथ एक चमत्कारी संबंध है। डन ने संक्षिप्त परिचय दिया। फिर उन्होंने अन्य 3 एजेंडियों की ओर इशारा किया और कहा, ये महिला और सज्जन बैकलैंड सूबा के सहकर्मी हैं। वे यहाँ सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 को लेकर आए थे। ये मैडम लोरोटा सीक्वेंस आर्ट रेवेडिगा है। वह एक मास्टर शार्पशूटर है। उस समय लगभग 30 साल की दिखने वाली काले बालों वाली महिला ने मित्रतापूर्ण तरीके से क्लेन की ओर से हिलाया। वह बहुत अच्छी लग रही थी। उसने टोपी नहीं पहनी थी और पुरुष पोशाक जैसी दिख रही थी, एक सफेद शर्ट के साथ एक काला कोट, तन काली पतलून और काले चमड़े के जूते। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। क्लेन द्वारा अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद डन ने डेस्क के पीछे बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। एयूर हॉसन, बिल्कुल मेरे जैसा कोई। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, क्लेन ने देखा कि मिस्टर एयूर हॉसन अपने ग्रे विंडब्रेकर में अपनी बांह की गति के साथ सुस्त हो गए थे। यह ऐसा था मानो किसी गियर ने अपनी चिकनाई खो दी हो या कोई जोरजन से ढक गया हो। क्या गलत है? क्लेन की घबराहट के बीच उसने लोरोटा को एयूर हॉसन को धक्का देते देखा। तब जाकर सज्जन की हरकतें सामान्य हुई। क्या मैं पहले भी ऐसा ही था? एहसास होने से पहले क्लेन को सबसे पहले आश्चर्य हुआ। इसने उन खतरों का संकेत दिया जो सीलबंद कलाकृति 02-49 में मौजूद थे। यदि समय रहते न जगाया गया तो क्या होगा? क्या कोई जोबी बन जाएगा? सवालों से भरे हुए क्लेन ने आकर्षक मध्यम आयु वर्ग के एयूर हॉसन का स्वागत किया। बोर्गिया, डन ने आखिरी नाइटहॉक की ओर इशारा करते हुए कहा। बोर्गिया एक ठंडा आदमी था जिसके चेहरे के किनारे पर चाकू का निशान था। उसकी तीखी भूरी आंखें चील की तरह थीं। वह लगातार कमरे में सभी पर नजर रख रहा था। आइए शुरू करें। जितनी तेजी से हम इसे खत्म करेंगे उतनी ही तेजी से हम 2049 पर कब्जा कर सकते हैं, सुंदर एयूर हॉसन ने खड़े होते हुए कहा। उसकी आंखों में कुछ झुर्रियां दिखाई दे रही थी। तो 2049 कहाँ है? क्लेन ने उत्सुकतावश अपने आसपास का सर्वेक्षण किया, लेकिन सीलबंद कलाकृतियों का कोई निशान नहीं देखा। बेशक वह अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय किए बिना टेबल द्वारा स्पष्ट क्षेत्रों को नहीं देख सकता था। ठीक है, डन ने मुड़कर लियोनार्ड मिशेल की ओर देखा। आप ड्राइविंग के प्रभारी होंगे। बेहतर होगा कि सेसरे को इस तरह के मामलों में शामिल न किया जाए। सेसरे गाड़ी चालक के रूप में खड़े रहते हुए टिंडन नाइटहॉक्स के लिए आपूर्ति की खरीद और संग्रह के प्रभारी क्लर्क थे। वह वही था जिसने क्लेन को स्पिरिट मीडियम दिल्ली से मिलने के लिए वेल्च के घर तक पहुंचाया था। कोई बात नहीं, लियोनार्ड ने तुच्छ व्यवहार करना बंद कर दिया और गंभीरता से सिर हिलाया। उस पल में क्लेन ने एयूर हॉसन को जुटे हुए देखा। उसने एक काले धातु का संदूक उठाया जो मेज से छिपा हुआ था। छाती पर देदीप्यमान तारे और लाल पूर्णिमा का चांद उकेरा गया था। ऐसा लग रहा था मानो छाती के चारों ओर कोई निराकार अवरोध हो। सीलबंद कलाकृतियां वहां अंदर होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि 2049 कैसा दिखता है। क्लेन ने उत्सुकता से छाती को देखा। थम थम थम, काली छाती से अचानक तेज खटखट की आवाजें निकलने लगी, यहां तक कि छाती की सतह भी बार बार फूल जाती थी। थम थम थम, ऐसा लग रहा था मानो सीने के भीतर कोई भयानक चीज जाग उठी हो और बेतहाशा धड़क रही हो। दस्तक की आवाज उपस्थित सभी लोगों के दिलों में घर कर गई।
ये जीवित है। जैसा कि क्लेन के मन में आया था, उसने देखा कि कैप्टन डन की बाहों का व्यायाम सुस्त हो गया था, जैसे कि उसके जोड़ों पर बोन की परत चढ़ गई हो। बैकलैंड के नाइटहॉक बोर्गिया ने डन के कंधे को धक्का दिया, जिससे वह ठीक हो गया। ये रोबोट नृत्य करने जैसा है जब कोई 2049 से प्रभावित होता है। यदि हम सभी इसके प्रभाव में हैं, तो क्या हम कुछ अजीब नृत्य दल नहीं होंगे? सौभाग्य से 2049 केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करने में सक्षम लगता है एक समय में। क्लेन ने अपनी तनावग्रस्त नसों को आराम देने के लिए चिढ़ाया। उसने अपने हाथ के व्यायाम को रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने डन के नेतृत्व का अनुसरण किया और अपना बेद पीछे छोड़ दिया। इसके बाद वह सुरंग के माध्यम से 5 नाइटहॉक के पीछे पीछे चला और सीढ़ियों से ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। लियोनार्ड आगे बढ़ गए थे और इमारतों के सामने मौजूद सभी लोगों को सूचित कर दिया था, इसलिए रोजेन और बाकी सभी लोग तीसरे स्तर पर पहुंच गए थे। इन घटनाओं में वे शायद ही कभी शामिल होते थे, लेकिन वे उनके लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं थे। एक अन्य नाइटहॉक केनली ने चानिस गेट पर अपनी निगरानी में डन की जगह ले ली थी। गाड़ी तक पहुंचने पर क्लेन ने राहत की सांस ली। उसने संदेह से खिड़की से बाहर देखा और कहा, क्या 2049 सड़कों पर आम लोगों को प्रभावित नहीं करेगा? भूमिगत यात्रा से लेकर गाड़ी तक सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 पहले ही 6 सुस्त घटनाओं का कारण बन चुका था, जिनमें से 2 से निशाना बनाकर की गई थी। उन्हें क्रमशः कैप्टन डन और लियोनार्ड मिशेल ने झटका देकर जगाया था। सुस्त प्रभाव की दर बल्कि चिंताजनक थी। चिंता की कोई बात नहीं, 2049 सबसे पहले इसके 5 मीटर के भीतर मानव सदृश प्राणियों को निशाना बनाएगा। आप इसके जितना करीब होंगे, आपके लिए चुना जाना उतना ही आसान होगा। जब तक इसके आसपास 3 लोग हैं, जो लोग होते हैं जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आसपास कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुंदर काले बालों वाली महिला लोरोटा ने आलसी स्वर में समझाया। कैसी अजीब सीलबंद कलाकृति है, क्लेन ने अपने हाथों का व्यायाम जारी रखते हुए सोचा। डन और बाकी नाइटहॉक्स ने रे बीबर के घर की यात्रा पर कोई बात नहीं की। वे एक दूसरे की स्थिति पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे। केवल लोरोटा ने उदासीन रूप धारण किया। कभी कभी उसने टिंडन की साफ सुथरी सड़कों का नजारा लिया और कभी कभी उसने बैकलैंड की भूमिगत जल प्रणाली की प्रशंसा की। इसके तुरंत बाद परिचित इमारत अंततः क्लेन की दृष्टि रेखा में प्रवेश कर गई। 6 लोगों का समूह एक दूसरे का निरीक्षण करते हुए तीसरे स्तर तक पहुंच गया। रे बीबर के घर के दरवाजे पर टिंडन पुलिस विभाग के प्रतीक का लेबल लगाया गया था, जो दर्शाता है कि अनधिकृत कर्मियों के लिए प्रवेश वर्जित है। जैसे ही डन ने स्ट्रेचिंग अभ्यास किया, उसने एक चाबी निकाली। उसने नया बदला हुआ ताला खोला, फिर पीछे मुड़ा, जिससे एयूर हॉसन को, जो काला संदूक ले जा रहा था, पहले प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। थम 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 थम, काली संदूक में सीलबंद कलाकृति ने एक बार फिर हिंसक तरीके से दस्तक दी, पहले से भी ज्यादा हिंसक। इससे एयूर हॉसन का हाथ अनियंत्रित रूप से इधर उधर हिलने लगा। इससे क्लेन को यह भी संदेह हो गया कि समय रहते संदूक को खोल दिया जाएगा। थम थम थम, क्लेन ने तुरंत देखा कि कैप्टन डन की हरकतें सुस्त होती जा रही थीं। वह उसे जगाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में कुछ गूंजने लगी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने दृश्य ऐसे घूम रहे थे मानो वे धीमी गति में हो। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यह एक समय में केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है? क्लेन के विचार शीघ्र ही सुस्त हो गए। इस समय तैयार लोरोटा और बोर्गिया ने क्रमशः उनमें से प्रत्येक को धक्का देकर जगाया। अपनी विचार प्रक्रियाओं और दृष्टि को बहाल करने के बाद क्लेन ने भय के साथ चारों ओर देखा। वह लगभग फूट फूट कर रोने लगा। क्या आपने यह नहीं कहा कि 2049 एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है? शुक्र है मैंने अपना खिंचाव नहीं रोका। जब सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 अपने निरल मोड में प्रवेश करता है, तो यह एक साथ 2 लोगों को प्रभावित कर सकता है। हम पुष्टि कर सकते हैं कि रे बीबर वास्तव में एंटीगोनस परिवार का वंशज है, एयूर हॉसन ने यांत्रिक स्वर में कहा। लोरोटा ने हल्की सी हंसी छोड़ी। उसने क्लेन की ओर देखा और कहा, 2049 जब एंटीगोनस परिवार के किसी वंशज से मिलता है तो बहुत उत्तेजित हो जाता है, भले ही केवल उनकी गंध ही बची हो। इसकी क्षमताएं भी काफी बढ़ जाएंगी। मुझे विश्वास है कि आप इसकी भावनाओं को समझने में सक्षम होंगे। खैर, मैं नहीं, क्लेन ने उत्सुकता से पूछा। तो क्या यह एक जीवित प्राणी है? लोरोटा मुस्कुराया, लेकिन उसे सीधे उत्तर नहीं दिया। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब तक रे बीबर टिंगन से बच नहीं गए हैं, 2049 हमें उनके पास ले जाएगा। नाइटहॉक्स के साथ कमरे में घूमते हुए क्लेन केवल अपने अन्य प्रश्नों को टाल सका। सीने से तेज और तेज थपथपाहट के बीच उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, सीढ़ियों से नीचे चले गए और गाड़ी में लौट आए। एयूर हॉसन ने कई बार खिड़की से बाहर देखा और पुष्टि की कि उनके 5 मीटर के दायरे में कोई पैदल यात्री नहीं था। फिर उसने काली संदूक को जमीन पर रख दिया और उसकी आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करने के लिए यांत्रिक स्विच को घुमा दिया। तेज आवाज अचानक बंद हो गई, जिससे पूरी गाड़ी में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि नाइटहॉक्स की सांसें भी नहीं सुनी जा सकी। जैसे ही काली छाती धीरे धीरे खुली, क्लेन ने अपनी सांसें रोक ली। उसके कानों को चोट पहुंचाने वाली एक तेज चरमराहट सुनी जा सकती थी। चरमराहट, छाती गिर गई जैसे एक पतली भूरी भुजा छाती से बाहर फैली हुई थी। यह एक बच्चे की उंगली की लंबाई के बराबर थी। एक सामान्य इंसान की हथेली के आकार की वस्तु के रूप में 2 भुजाएं एक के बाद एक आगे की ओर दबी और धीरे धीरे क्लेन एंड कंपनी के सामने आई। इसमें कोहनी, उंगली और घुटने के जोड़ स्पष्ट थे। तेल से सने भूरे कपड़े में ढंका हुआ उसका चेहरा जोकर के रंगों से रंगा हुआ था, लाल और पीला। यह एक अजीब शक्ल वाली लकड़ी की कठपुतली थी। 2049 ने अपना सिर उठाया और अपनी शुद्ध काली आंखों से क्लेन को देखा। इसका कठोर मुंह धीरे धीरे एक जोकर जैसी मुस्कान प्रकट करने के लिए खुला। लकड़ी की कठपुतली का चेहरा आम जोकर की तरह लाल और पीले रंग से रंगा हुआ था। उसके मुंह के कोने ऊंचे उठे हुए थे, जिससे एक असामान्य रूप से हास्यपूर्ण मुस्कान प्रकट हो रही थी। इसके होंठ अलग होकर एक काला और गहरा मुंह प्रकट कर रहे थे। क्लेन, जिसने उस पर अपनी निगाहें बंद कर रखी थी, ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि तीव्र भय उसके दिल से अनियंत्रित तरीके से बाहर निकल गया था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया, मानो वह मोटे भूरे कांच के टुकड़े के माध्यम से दुनिया को देख रहा हो। क्लेन के विचार धीरे धीरे धीमे हो गए और वह सहज रूप से मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन रस्सी से कसकर बंधी हुई लग रही थी। वह एक भी आवाज नहीं निकाल सका और एक भी शब्द खामोशी में फंस गया। तभी डन ने देखा कि उसकी बाहों की एक्सरसाइज सुस्त हो रही है और उसने उसे जोर से धक्का दिया। क्लेन की आंखों के सामने का भूरा शीशा एक पल में टूट गया। उसने मदद शब्द उगल दिया जो उसके गले में अटका हुआ था।
इससे गाड़ी के भीतर तीव्र घबराहट गूंज उठी। यह मजबूत होता जा रहा है, क्लेन ने बहुत निश्चित स्वर में कहा। 2049 जैसी एक अजीब सीलबंद कलाकृति के बगल में होना वास्तव में भयानक खतरे में पड़ सकता है अगर वे सावधान न हो। नहीं, इससे बचाव करना बिल्कुल असंभव था। इसे अन्य तरीकों से ही टाला जा सकता है। ये सामान्य है, एयूर हॉसन ने सिर हिलाते हुए लगातार कहा। लोरोटा हंसा। ऐसा लगता है कि यह आपको पसंद है। चिंता न करें, यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक ग्रेड 2 सीलबंद कलाकृति है। अपनी स्वाभाविक रूप से सुस्त आवाज में वह कठपुतली, जिसके जोड़ों में स्पष्ट रूप से एक इंसान की झलक दिखती थी, उठ खड़ी हुई। वह अपनी बाईं ओर लड़खड़ाने लगा। इसकी क्रिया समझ से परे थी, बिल्कुल उस भाप इंजन की तरह जिसमें चिकनाई वाले तेल की कमी के कारण किसी ने जंग लगा दी हो। रोबोट नृत्य। क्लेन के दिमाग में अचानक कुछ चीनी शब्द आए। उसे 2049 के खतरे का नया अनुमान था। यह उन जीवित चीजों को आत्मसात कर लेता है जिन पर यह नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यदि अन्य लोग मुझे समय पर नहीं जगाते तो क्या मैं एक मानव आकार की कठपुतली, एक वास्तविक जीवन की बाबी गुड़िया बन जाती। जैसे ही क्लेन के दिमाग में विचार आए, डन ने एयूर हॉसन को जगाया। उसने अपनी भुजाएं फैलाई और झुकाई और उस दिशा में इशारा किया जिस ओर कठपुतली धीरे धीरे चल रही थी। उसने गाड़ी चला रहे लियोनार्ड से कहा, वहां। लियोनार्ड गाड़ी को इमारत से नहीं गुजार सका, इसलिए उसे रास्ता बदलना पड़ा। चक्कर के दौरान 2049 ने लगातार उस दिशा को समायोजित किया जिसका वह सामना कर रहा था। यह एक कंपास की तरह काम करता था जो एंटीगोनस परिवार की ओर इशारा करता था। दृश्य को देखने पर क्लेन, जो लगातार अपनी बाहों का व्यायाम कर रहा था, तनाव के कारण लगभग हंसने लगा। मैंने सुना है कि 2049 एंटीगोनस परिवार द्वारा बनाया गया था। क्या यह वफादारी का कार्य है या चीजों को खराब करने का आदर्श उदाहरण है? लियोनार्ड ने एयूर हॉसन के सामयिक निर्देशों के अनुसार गाड़ी चलाई। जब भी अजीब कठपुतली 2049 गाड़ी के किनारे तक जाती, एयूर हॉसन उसे पीछे खींच लेता और उसे फिर से शुरू कर देता। जब भी ऐसा होता, इसका मुंह खुल जाता और एक साथ दो लोग इसके प्रभाव में आ जाते। क्लेन की दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि सीलबंद कलाकृति 2049 अब उतना डरावना नहीं रहा। जब तक वहां 3 से अधिक लोग मौजूद थे और वे लगातार अपने हाथों की हरकतें बनाए रखते थे, अगर वे समय पर अपने साथियों को जगाना सुनिश्चित करते, तो 2049 थोड़ी अनोखी विशेषताओं वाली एक कठपुतली मात्र थी। गाड़ी तेज गति से चली और तेजी से बंदरगाह पर पहुंची, जहां गोदामों का ढेर लगा हुआ था। कुछ बार चक्कर लगाने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि 2049 का इरादा सबसे भीतरी भूरे सफेद गोदाम में प्रवेश करने का था। एयूर हॉसन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने कठपुतली को सावधानी से पकड़ा और वापस काली संदूक में भर दिया। थम थम थम। लगातार क्रूर दस्तक के तहत एयूर बोर्गिया और लोरोटा की मदद से बार बार जाग गया और उसने बड़े प्रयास से तंत्र को सक्रिय किया। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता का परिचय दिया और छाती पर सितारा और लाल रंग के प्रतीकों को सक्रिय किया। निराकार मोहर के पुनः प्रकट होने पर एयूर हॉसन ने एक लंबी भारी सांस छोड़ी। चलो नीचे उतरे, डन स्मिथ ने धीमी और सौम्य आवाज में कहा। लियोनार्ड, घोड़े को यही बांधने से काम चलेगा। विंडब्रेकर सूट या शर्ट पहने हुए चाहों ने गाड़ी छोड़ दी और अंतरतम गोदाम में चले गए। चलते समय वे समान रूप से अपनी बाहें फैलाते और मोड़ते थे। इससे तनावपूर्ण स्थिति में एक हास्यपूर्ण और हास्यास्पद माहौल जुड़ गया। नाइटहॉक अजीब डांस स्क्वाड। क्लेन ऐसी भावना को कम करने के लिए केवल आंतरिक रूप से शिकायत कर सकता था। हालांकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उनकी टिप्पणियों के अनुसार 2049 ने सबसे पहले ऊपरी शरीर को प्रभावित किया। इसलिए अधिक खतरनाक स्थिति को विकसित होने से रोकने के लिए समय पर इसका पता लगाने के लिए उनके पास केवल अपनी बाहों को फैलाने और मोड़ने, अपनी गर्दन या शरीर को हिलाने का विकल्प था। हालांकि बाद वाले ने केवल एक को गुंडे जैसा दिखाया। जहां तक आंखें झपकाने और भौहों पर हाथ मारने जैसी हरकतों का सवाल है, उन्हें या तो बहुत आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया या फिर वो हरकत बहुत बड़ी थी। कोई भी अच्छा विकल्प नहीं था। यह अजीब डांस स्क्वाड कॉजवे बे एक ट्रॉइड सदस्यों से बेहतर है। क्लेन ने इस्तीफा दे दिया और कैप्टन डन स्मिथ एंड कंपनी का अनुसरण किया। जैसे जैसे वे गोदाम के दरवाजे के पास पहुंचे, उसकी चिंता और चिंता उतनी ही गहरी हो गई। कोई नहीं जानता था कि नोटबुक का रेबीवर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। यदि कुछ भयानक घटित हुआ तो क्लेन ने फिर से स्थानांतरित होने की आशा रखने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसे पता चला कि रात के खाने के लिए सामग्री काटते समय वह अभी भी घायल हो सकता है और खून बह सकता है। जिस गति से वह ठीक हुआ वह भी सामान्य थी। वह किसी प्रकार का राक्षस नहीं था जो युद्ध या मृत्यु से अछूता हो। जैसे ही वे चल रहे थे, डन ने अचानक अपना न हिलने वाला हाथ नीचे किया और सभी को गोदाम के दरवाजे से 10 मीटर दूर रुकने का इशारा किया। क्लेन, भगवान, अगर गोदाम में कोई खतरा है, ये बेहतर होगा यदि आप खतरे का स्तर बता सके, डन ने क्लेन की ओर अपना सिर घुमाते हुए कहा। उसकी भूरी आंखें हमेशा की तरह गहरी लग रही थी, कोई डर नहीं था। क्लेन ने बिना ध्यान दिए सिर हिलाया और हाथ का व्यायाम बंद कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं कफ तक बढ़ाया और चांदी की चेन उतार दी जिसमें पुखराज का टुकड़ा लटक रहा था। चूंकि वह अभी भी अपनी बाहें हिला रहा था, डन को समय रहते उसकी सुस्त हरकतों का एहसास हुआ और उसने उसे झकझोर कर जगा दिया। क्लेन ने अपने बाएं हाथ से चांदी की चेन पकड़ ली और पुखराज को स्वाभाविक रूप से नीचे लटकने दिया। इसके साथ ही उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, लेकिन गति की बहुत छोटी सीमा के साथ। जब पुखराज स्थिर हो गया तो उसने अपनी आंखें आधी बंद कर ली, गोलाकार प्रकाश को रेखांकित किया और कॉगिटेशन में प्रवेश किया। फिर वह बुदबुदाया, गोदाम में खतरा है, गोदाम में खतरा है, ... 7 बार के बाद उसने अपनी आंखें खोली और लटकते हुए पुखराज को धीरे धीरे दक्षिणावर्त घेरे में घूमते देखा। ये और तेज हो गया और अंत में क्लेन को ऐसा लगा जैसे ये उसका बायां हाथ की चाह है। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, क्लेन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्लॉकवाइज का मतलब उच्चारित कथन की पुष्टि है, जबकि काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब इनकार है। अन्य ब्यूरोज के लिए यहां तक कि एक मिस्ट्री प्राय भी स्पिरिट डाउजिंग का उपयोग करके केवल ये निर्धारित कर सकता था कि खतरा है या नहीं, लेकिन ये खतरे के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था। हालांकि क्लेन ने पाया कि जब उसने स्पिरिट डाउजिंग का उपयोग किया तो पेंडुलम अलग अलग गति से घूमेगा, जिससे उत्तर की डिग्री का पता चलेगा। हालांकि यह बहुत सटीक और बेहद स्पष्ट नहीं था, लेकिन इससे वास्तविक स्थिति का मोटा मोटा आकलन संभव हो सका, जैसा कि सियर औषधि से अपेक्षित था। क्लेन परिणाम से काफी खुश था।
जैसे ही वह पुखराज पेंडुलम को दूर रखने वाला था, लियोनार्ड मिशेल, जिसने अपनी चुप्पी बनाए रखी थी, अचानक बोला, भगवान, अगर हमारे आसपास भी खतरा है। डन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे चिंता है कि सीक्रेट और हार नहीं मानेगा और उसने रे बीबर के घर को लगातार निगरानी में रखा है। वे यहाँ हमारा पीछा कर सकते थे और एक महत्वपूर्ण क्षण में परेशानी पैदा कर सकते थे। क्लेन ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर शांत, अलौकिक स्थिति में प्रवेश किया। जब चांदी की जंजीर फिर स्थिर हो गई तो उसने मन ही मन कहा, हमारे चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। हमारे चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। कथन दोहराने के बाद क्लेन ने अपनी आंखें खोली और चांदी की चेन को देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों में पुखराज पेंडुलम पहले कठिनाई से वामावर्त घुमाया, फिर यह अचानक रुक गया और दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगा। हमारे चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। जब क्लेन ने ध्यान से बात की तो उसे अपने दिल की धड़कनों पर एक खिंचाव महसूस हुआ। इसके अलावा किसी ने उसकी भविष्यवाणी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अदृश्य लड़ाई में वह उससे हार गया था। जैसे ही वह बोला, मुट्ठी के आकार का एक नारंगी पीला आग का गोला उनकी ओर उड़ गया। वह अपनी तीव्र गति से समूह के मध्य की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डन स्मिथ, जिसने क्लेन के अनुमान लगाने से पहले ही अपनी लंबी बैरल वाली रिवॉल्वर निकाल ली थी, उसने तुरंत अपना हाथ उठाया, निशाना साधा और ट्रिगर खींच लिया। टकराना। आग का गोला बंदूक की गोली से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि अपने मूल प्रक्षेप पथ पर चलता रहा, मानो वह सभी को चकमा देने से बचने के लिए तितर बितर होने के लिए मजबूर कर रहा हो। क्लेन ने मूल रूप से उस उपद्रवी के बारे में कुछ नहीं सोचा जो उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार वहां 6 ब्योडर्स मौजूद थे। उनके पास अनुक्रम 8 और अनुक्रम 7 के विशेषज्ञों की भी कमी नहीं थी। यह एक ऐसी लाइनअप थी जो टिंडन जैसे छोटे शहर में व्यावहारिक रूप से अजेय थी। लेकिन जब आग का गोला नीचे गिरा तो उसे अचानक एहसास हुआ, उनके लिए सबसे खतरनाक दुश्मन ट्रैकर या उपद्रवी नहीं था, यहां तक कि रे बीबर भी नहीं था जो अज्ञात अवस्था में गोदाम में था, बल्कि सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 था। एक बार जब वे तितर बितर हो गए और लड़ाई शुरू हो गई तो वे समय पर एक दूसरे को जगह नहीं पाएंगे। फिर वे एक के बाद एक वास्तविक जीवन की कठपुतलियां बन जाएंगे। जैसे ही इन अराजक विचारों ने उस पर हमला किया, आग के गोले से बचने के लिए लियोनार्ड ने क्लेन को एक तरफ खींच लिया। अपने कब्जों के लिए पीड़ा महसूस करने का समय नहीं होने पर उसने चकमा देते हुए नाइटहॉक्स को 2 समूहों में विभाजित होते देखा। यह बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया। पूफ, नारंगी पीली आग का गोला जमीन पर गिरा, लेकिन धूल का एक कण भी नहीं हिला। वह ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भ्रम। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, क्लेन ने देखा कि एयूर हॉसन ने काली छाती उठाई और उसे कम से कम 10 मीटर दूर फेंक दिया। इससे दूर रहो, इसे देखो, एयूर चिल्लाया। इससे पहले कि वह अपनी चीख पूरी करता, लियोनार्ड और बोर्गिया अलग अलग उसके पास पहुंचे। किसी को भी पास आने से रोकने के लिए वे छाती से कम 7 मीटर की दूरी पर खड़े थे। जहां तक डन और लोरोट्टा की बात है, उनमें से प्रत्येक के पास बंदूकें थी। वे एओ हॉसन के पास खड़े थे, जिन्होंने पतली चांदी की तलवार खींच रखी थी। जब वे परिधीय क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए आग के गोले की उत्पत्ति की ओर बढ़े तो उन्होंने एक अर्धचंद्र जैसी आकृति बनाई। इस दृश्य को देखकर क्लेन, जिसे अपनी छड़ी के बिना हाथ का व्यायाम करना था, ने तुरंत राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसने एक महत्वपूर्ण मामले को नजरअंदाज कर दिया है। 2049 का प्रभाव सीमित था। जब तक वे उससे पर्याप्त दूरी पर थे, उन्हें खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। क्लेन पलट गया और खड़ा हो गया। उसने एक हाथ से अपना पुखराज पेंडुलम अपनी जेब में भर लिया, जबकि दूसरे हाथ से वह अपनी रिवॉल्वर के लिए पिस्तौलदान में हाथ डाला। हांगकांग में एक स्थान। दोपहर के सूरज की रोशनी में धूल से सने कपड़ों में क्लेन ने अपनी स्वयं की सुरक्षा को हटाने के लिए जल्दी से अपनी रिवॉल्वर की बैरल को घुमाया। वह शूटिंग की मुद्रा में आ गया, जिससे रिवॉल्वर की कांस्य बॉडी से प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगा। उसने एक हाथ से रिवॉल्वर पकड़ रखी थी और अपने दूसरे हाथ को हिलाकर सावधानी से अपने आसपास होने वाली किसी भी चीज पर ध्यान दे रहा था। साथ ही वह कैप्टन डन और मिस्टर एयूर हॉसन के लिए थोड़ा चिंतित थे। आखिरकार दोनों दुष्वप्न से परे थे जो छाया से दुश्मन को प्रभावित करने में माहिर थे। वह नहीं जानता था कि वे सीधे युद्ध में माहिर थे या नहीं। जैसे ही क्लेन ये विचार कर रहा था, एयूर हॉसन धीमा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति शांत और शांतिपूर्ण हो गई। उसने अपना मुंह खोला और एक शांतिपूर्ण कविता सुनाई जो किसी व्यक्ति को रात में ले जाने वाली लगती थी। जब एक बार सूरज पश्चिम में डूब जाता है और उसकी बूंदें शाम की छाती को मोती देती है, लगभग चंद्रमा की किरणों की तरह पीला, या इसका साथी सितारा। इवनिंग प्रिमरोज नए सिरे से खुलता है, ओस के लिए इसके नाजुक फूल, और साधु की तरह प्रकाश से बचते हुए वन। पार्ट उनके चारों ओर गूंज उठा। क्लेन ने अपनी तनावपूर्ण भावनाओं को लगभग खो दिया और पूरी तरह से शांत हो गया। वह भाग्यशाली था कि उसे पहले भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था और उसे एयूर हॉसन का सामना नहीं करना पड़ा था। इस प्रकार उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और कविता के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए संज्ञानात्मक स्थिति में प्रवेश किया। ओह, उसने राहत की सांस ली। उन्हें अब डन और एयूर की प्रत्यक्ष युद्ध क्षमताओं के बारे में कोई संदेह नहीं था। चूंकि वह हाल ही में आगे बढ़ा था और अभी भी उसे अनुक्रम औषधि की गहरी समझ नहीं थी, क्लेन भूल गया था कि अनुक्रम 7 दुष्वप्न अनुक्रम 8 मिडनाइट पोएट की उन्नति थी। वे अपनी पहले की सभी क्षमताओं को बरकरार रख सकते हैं और वास्तव में अपनी क्षमताओं में थोड़ी वृद्धि का आनंद उठा सकते हैं। मिडनाइट पोएट्स के बारे में क्लेन की जो धारणा थी वह लियोनार्ड मिशेल से आई थी। वह जानता था कि इस नौकरी को नींद न आने वाले व्यक्ति के अद्वितीय गुण विरासत में मिले हैं। वे युद्ध, निशानेबाजी, चढ़ाई और सेंसिंग में अच्छे थे। वे विभिन्न कविताओं के माध्यम से अपने आसपास के जीवित प्राणियों को प्रभावित करने में भी माहिर थे। सरल शब्दों में कहें तो वे हिंसक कवि थे। जब एयूर अपनी कविता सुना रहा था तो उनके चारों ओर रखे बड़े बड़े लकड़ी के बक्से अचानक पानी की तरह हिलने लगे। काले रंग का टक्सीडो और आधी टोपी पहने एक आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस आदमी का चेहरा 3 पेस्टल रंगों लाल, पीला और सफेद में रंगा हुआ था। उसके होठों के किनारे एक जोकर की तरह ऊंचे उठे हुए थे, जो उसके औपचारिक पहनावे के साथ एक हास्यास्पद विरोधाभास बना रहा था जो शाम के भोज में शामिल होने के लिए उपयुक्त था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। काले बालों वाला लोरोटा, जिसे एक शार्प शूटर के रूप में पेश किया गया था, तेजी से आगे बढ़ा। उसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ को उसने मुट्ठी में भींच रखा था। उसने इसे कुछ ही चरणों में उपयुक्त जोकर के इंच के भीतर बनाया। उपयुक्त जोकर एयूर हॉसन की कविता से प्रभावित लग रहा था। उसका शरीर झूल रहा था और उसकी आंखों में शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति थी।
उसकी प्रतिशोध की कोई इच्छा नहीं थी। लोरोटा ने बॉक्सिंग पैतरेबाजी के साथ अपने शरीर को झुकाया और अपनी मुट्ठी पीछे खींची, फिर उपयुक्त जोकर के चेहरे की ओर मुक्का मारा। टकराना। जैसे ही उपयुक्त जोकर अचानक दर्पण की तरह बिखर गया, हवा में कंपन होने लगा, टुकड़े तेजी से वाष्पित हो गए और पतली हवा में गायब हो गए। इस समय उपयुक्त जोकर तुरंत कुछ कदम दूर लकड़ी के बक्सों की छाया में एक बार फिर दिखाई दिया। उपयुक्त जोकर की आकृति की रूपरेखा तुरंत फिर से प्रकट हुई। कविता के प्रभाव में आया व्यक्ति मात्र एक भ्रम था, यह एक प्रदर्शन था। उपयुक्त जोकर फिर से मुस्कुराया। यह एक हास्यपूर्ण दृश्य था क्योंकि उसने एक हाथ से अपनी आधी टोपी को दबाया और दूसरे हाथ से उंगली पर बंदूक तान दी। टकराना। फिंगर गन से गोली चलने की आवाज आई। लोरोटा बाईं ओर गिर गया और हमले से बचते हुए फर्श पर लुढ़क गया, लेकिन नकली बंदूक की गोली के अलावा कुछ नहीं हुआ था। टकराना, टकराना, टकराना। डन और एयूर ने अपनी अपनी बंदूकें उठाई और लगातार गोलीबारी की। उपयुक्त जोकर चतुराई से चकमा देता रहा, कभी दाएं और बाएं, कभी जमीन पर लुढ़कता। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सर्कस में कलाबाज का अभिनय कर रहा हो। अचानक लोरोटा आश्चर्यजनक रूप से फिर से आगे बढ़ गया। शार्पशूटर कहे जाने के बावजूद वह अभी भी अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल कर रही थी। बम। उपयुक्त जोकर समय पर हमले से बच नहीं सका और मुट्ठी को रोकने के लिए केवल अपना बायां हाथ उठा सका। जोकर को रुकते देख डन और एयूर ने एक दूसरे पर निशाना साधने में संकोच नहीं किया और ट्रिगर खींच लिया। इस समय उपयुक्त जोकर ने लोरोटा की मुट्ठी को रोकने के लिए जिस हाथ का उपयोग किया था, वह नारंगी पीली लौ से प्रज्वलित हो गया। एक पल में आग की लपटों ने उपयुक्त जोकर को घेर लिया और लोरोटा की ओर फैल गई। टकराना, टकराना। डन और एयूर ने अपनी रिवॉल्वर से आग का गोला दागा। आग की लपटें तेजी से और जल्द ही जलने लगी। जो कुछ बचा था वह आसमान में तैर रही काली राख थी। लेकिन उपयुक्त जोकर एक बार फिर पास में लकड़ी के बक्सों के ढेर के पीछे दिखाई दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक बार फिर उंगली से बंदूक तान दी। टकराना। भ्रामक बंदूक की गोली के बीच लोरोटा अचानक अपनी जगह पर रुक गई। उसने आगे बढ़ने का आरोप नहीं लगाया। गोली निकलते ही उसके सामने कीचड़ बिखर रहा था। उपयुक्त जोकर अब इस प्रहार से कोई भ्रम नहीं फैला रहा था। असली और नकली, वास्तविकता और भ्रम को पहचानना कठिन था। टकराना, टकराना, टकराना। अनुकूल जोकर ने दूर छुपते हुए और यादृच्छिक समय पर प्रकट होते हुए डन और एयूर पर बार बार गोली चलाई। ये देखकर लोरोटा ने तिरछी नजरें झुका ली और अपने बाएं हाथ में सुस्त सोने की रिवॉल्वर उठा ली। टकराना। अनुकूल जोकर घातक शॉट से बचने के लिए अचानक नीचे बैठ गया। उसकी आधी मुड़ी हुई टोपी पीछे की ओर उड़कर जमीन पर गिर गई। गोली ने टोपी पर स्पष्ट झुलसने का निशान छोड़ दिया था। फर्श पर कुछ बार लौटने के बाद उपयुक्त जोकर बंदर की चपलता के साथ लकड़ी के बक्सों के ढेर पर चढ़ गया। उसने ऊंचाई से अपनी फिंगर गन से हवाई गोलियां चलाईं। एओ हैंसन कुछ कदम पीछे हटे और अपनी बंदूक नीचे कर ली। उन्होंने एक बार फिर अपना गायन शुरू किया। रात को अपना गोरा फूल बर्बाद कर देता है, जो इसके स्नेही दुलार से आंखों पर पट्टी बांध लेता है, उसकी सुंदरता को नहीं जानता। ... अनुकूल जोकर बार बार बक्सों के बीच कूदता रहा। उसने अचानक अपने कान खुजलाने के लिए अपना हाथ उठाया और हास्यपूर्ण मुस्कान के साथ आयुर की ओर देखा। क्या वह अपने कान भर सकता था? गुप्त आदेश के पास जो अनुक्रम औषधि है वह निश्चित रूप से अजीब है। क्लेन ने चुपचाप अनुमान लगाते हुए लड़ाई को दूर से देखा। जैसे ही उसके मन में विचार कौंधे, उसने अचानक अपने बगल के गोदाम के शीर्ष पर एक आकृति को प्रकट होते देखा। इसके अलावा ये सीधे अंदर चल रहा था जहां रे बीबर छिपा हुआ था। उस व्यक्ति ने भूरे सफेद रंग की वर्दी पहन रखी थी, जिसे गोदी पर काम करने वाले कर्मचारी पहनते थे। उनका चेहरा भी लाल, पीले और सफेद रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। उपयुक्त जोकर कैप्टन और बाकियों का ध्यान भटकाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि दूसरा व्यक्ति डायरी वापस ले आया। क्लेन ने सहजता से अपना दाहिना हाथ उठाया और छत पर मौजूद आकृति पर गोली चला दी। उसने अभी निशाना साधा ही था कि वह आकृति अचानक बैठ गई और दौड़ने के बजाय जमीन पर लौटने लगी। टकराना। क्लेन ने ट्रिगर खींचना बंद नहीं किया। उसने देखा कि आकृति अचानक रुक गई, खून तेजी से खिल रहा था। आकृति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दर्द सहते हुए वह गोदाम में चार्ज करता रहा। यह एक भाग्यशाली शॉट की तरह लगा। क्लेन ने अपने होंठ घुमाए और एक बार फिर ट्रिगर खींच लिया। इस बार गोली आकृति के बगल में लकड़ी की छत पर लगी। टकराना, टकराना, टकराना। लियोनार्ड और बोर्गिया ने भी शॉट लगाए लेकिन आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। क्लेन यह आलोचना करना चाहता था कि उसकी शूटिंग कौशल उसकी तुलना में कितनी खराब थी जब उसने अचानक ट्रिगर खींचना बंद कर दिया। ये सही है, हमें उसे क्यों रोकना चाहिए? क्या मुझे अंदाजा नहीं था कि अभी गोदाम में गंभीर खतरा है? क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा यदि हम उस व्यक्ति को अग्रणी बने और हमारे लिए बारूदी सुरंग पर कदम रखें? लियोनार्ड और मिस्टर बोर्गिया का एक ही विचार रहा होगा। इस विचार के साथ क्लेन ने अपनी रिवॉल्वर की बैरल उठाए और आकाश की ओर गोली चला दी। टकराना, टकराना, टकराना। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, वह व्यक्ति बिना किसी बाधा के गोदाम के सबसे अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वह छत से टकराते हुए नीचे की ओर लपका और ढहती छत के साथ नीचे गिर गया। हंगामे के तुरंत बाद काले बालों वाली लोरोटा की आंखें अचानक काली हो गईं। उसका बायां हाथ एक अजीब सी खींचने वाली हरकत करने लगा। उपयुक्त जोकर की उछल कूद की हरकतें अचानक रुक गईं क्योंकि उसके टखने को किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया था। डन ने तुरंत गोली नहीं चलाई और इसके बजाय अपनी रिवॉल्वर नीचे की ओर कर दी। उन्होंने अपना मुंह खोला और अपने चारों ओर की हवा को प्रतिध्वनित करने के लिए अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करके उन्होंने अपने गले का उपयोग किए बिना एक अजीब, फीकी और अलौकिक आवाज निकाली। इस प्रकार यह रात होते होते खिलता है, जब दिन खुली आंखों से देखता है। टकटकी लगाकर देखने पर यह दूर नहीं रह पाता है। ये बेहोश हो जाता है और मुरझा जाता है और चला जाता है। ... उपयुक्त जोकर अचानक लंगड़ा हो गया, मानो उसने जीने की इच्छा खो दी थी। एयूर होसन ने अपना हैंडगन उठाया और उसकी उंगली से तुरंत ट्रिगर खींच लिया। गोदाम से एक असामान्य और दुखद चीख निकली। डर लग रहा था मानो उसने किसी अकल्पनीय भयानक मामले का सामना किया हो। क्लेन के शरीर पर रोए खड़े हो गए और गोदाम के सबसे गहरे हिस्सों में सन्नाटा छा गया। चीख से प्रभावित होकर एयूर केवल उपयुक्त जोकर के पेट में गोली मारने में कामयाब रहा। हाँ। गोदाम की गहरी गहराइयों से एक बार फिर से खामोशी टूट गई, एक चरम सीमा पर पहुंच गया जिसने सभी को परेशान कर दिया। थंब ब्लैक चेस्ट के अंदर 2049 उन्मादी स्थिति में पहुंच गया था। जॉन क्लेयर के इवनिंग प्रिमरोज से अनुकूलित।
हा हा हा, थम थम थम, जोर जोर से हांफना और तीव्र दस्तक पहले बारी बारी से फिर एक साथ गूंजती रही। इससे क्लेन और उसकी कंपनी बेहद घबरा गई, जैसे कि वे कोई बुरी बड़बड़ाहट सुन रहे हो। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जबेउड, डन और लोरोट्टा का ध्यान दूसरी ओर गया। अनुकूल जोकर ने अचानक अपनी जेब से कागज का एक लंबा टुकड़ा निकाला। पिताजी, उसने उसे अपने दाहिने हाथ से फेंक दिया जैसे कि कागज की पर्ची एक काले ज्वलंत चाबुक में प्रज्वलित हो गई। फिर उसने उसे अपने टखने की तरफ मारा। एक क्षणभंगुर लेकिन दुखद चीख सुनाई दी जब अनुकूल जोकर अदृश्य बंधनों से बच गया और बैकफ्लिप किया। टकराना टकराना टकराना, डन, एव और लोरोट्टा ने गोली चलाई, लेकिन उनकी गोलियां केवल लकड़ी के बक्सों पर जाकर लगी। अनुकूल जोकर अब और नहीं रुका और गोदाम के विपरीत दिशा में भागते समय उसने अपने दाहिने हाथ से अपने घाव को दबाया। वह इतना तेज था कि पलक झपकते ही जो कुछ बचा था वो उसकी पीठ का संकेत था। और उसके गायब होने से पहले उसका दाहिना हाथ जो उसके पेट पर दबा हुआ था उसकी बाईं बांह की ओर बढ़ गया। उसके पेट का घाव पहले ही गायब हो चुका था और बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके बाएं हाथ का स्थान, जिसे उसने अपने दाहिने हाथ से छुआ था, अचानक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और फटे हुए मांस में एक चांदी की गोली दिखाई दी। डन और बाकी लोगों ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि भीतरी गोदाम से हौंफने की आवाज इतनी तेज थी कि इससे वे घबरा गए और असुरक्षित हो गए। टकराना, सबसे भीतरी गोदाम का दरवाजा अचानक फट गया और सभी दिशाओं में उड़ गया। तभी फटे हुए कपड़े में लिपटी कोई चीज उड़कर क्लेन से कुछ ही दूरी पर गिरी। जब क्लेन ने अपनी नजर ऊपर डाली तो उसे एहसास हुआ कि यह एक हाथ था। इसके खूनी मांस को चबाया गया था और इसकी सफेद हड्डियां अनियमित तरीके से टूट गई थी क्योंकि वे पास से बाहर निकली थीं। पिताजी, पिताजी, एक के बाद एक सामान उड़ता गया। सबसे पहले ये खून का छींटा था, उसके बाद एक फैली हुई आंख और एक कान था जिसे बेरहमी से फाड़ दिया गया था। अंत में आधा धड़कता हुआ दिल और पीली भूरी वस्तुओं से भरी आंतें बाहर आईं। यदि क्लेन ने रे बीबर के स्थान पर अधिक भयानक विशाल शव नहीं देखा होता तो संभवतः उसने वहीं उल्टी कर दी होती। उसकी नसें टूटने की कगार पर थीं। गहरे काले प्रवेश द्वार पर गोली चलाने की अपनी इच्छा को रोकने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद उसने अपने रिवॉल्वर से खाली गोले निकाले और नई राक्षस शिकार गोलियों को फिर से भर दिया। टकराना, गोदाम में गोली मारते हुए डन करीब आ गया। हालांकि उनकी गोली समुद्र में मारी गई गोली की तरह थी। कोई श्रव्य प्रतिक्रिया नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, जैसे ही खुले दरवाजे में भूरा सफेद रंग भर गया, जोर जोर से हांफने की आवाज तेज हो गई। अन्य दो जोरदार शॉट्स के साथ एयूर हॉसन और बोर्गिया की गोलियों ने सफेदी को चीर दिया, लेकिन रंग को बाहर की ओर फैलने से रोकने में विफल रहे। इससे कोई घाव नहीं हुआ या तरल पदार्थ बाहर नहीं निकला। क्लेन ने अपनी सांसें रोक ली और खुद को आंख मूंदकर शूटिंग करने से रोक लिया। उसने देखा कि सफेदी ने धीरे धीरे पूरी रूपरेखा प्रकट कर दी। ये 2 मीटर से अधिक लंबा एक मानव जैसा प्राणी था। इसके सभी अंगों के जोड़ अस्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी ने जबरदस्ती तोड़ दिया हो। इसकी त्वचा के नीचे से सफेद हड्डियां बाहर निकल रही थी क्योंकि पूरी भूरी सफेद सतह नालियों से भरी हुई थी, जैसे एक मानव मस्तिष्क हो जिसे उसके खोल से अलग कर दिया गया हो। राक्षस के चारों ओर भूरा सफेद सड़ा हुआ चिपचिपा तरल बह रहा था। गहरी झुर्रियों और पीली त्वचा के साथ इसका सिर अपेक्षाकृत सामान्य दिखता था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और बंद किया, क्लेन को एक चीनी मिट्टी का नकली दांत दिखाई दिया जो गिरने के करीब लग रहा था। खूनी लार के कुछ टुकड़े और हड्डी और मांस जो कीमा बनाया गया था। क्या रे बीबर अब भी चोदू इंसान है? जब क्लेन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है तो उसने एक खामोश सांस भरी। टकराना, लियोनार की राक्षस शिकार की गोली रे बीबर के माथे पर लगी और उसे चीरते हुए एक गहरा छेद कर गई। भूरा सफेद तरल बहकर जमीन पर टपक पड़ा। तरल सिकुड़ गया और मोटे क्रीम रंग के कीड़ों में बदल गया। लेकिन राक्षस बिल्कुल अप्रभावित दिखाई दिया। जब वह बोर्गिया पर झपटा जो उसके सबसे करीब था तो वह न तो तेज था और न ही धीमा। इसका वास्तविक लक्ष्य वह काला संदूक प्रतीत होता है जिसमें सीलबंद कलाकृति 2049 थी। बियॉन्डर शक्तियों का नियंत्रण खोना। डन गहरी आवाज में चिल्लाया। लोरोटा, यह एक मृत आत्मा की तरह दिखता है, इसलिए जल्दी से इसकी कमजोरी की तलाश करो। ठीक है। लोरोटा ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने अपनी आंखों पर दबाव डालने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी पुतलियां भूरे और फिर बेरंग हो गई, मानो वह आत्माओं की दुनिया और मृत आत्माओं के साम्राज्य में प्रवेश कर गई हो। जब उसने नोट की खोज की तो उसने एक ऊंचे सुविधाजनक बिंदु से दुश्मन को नीचे देखा। क्लेन ने देखा कि एक सामान्य बंदूक की गोली अप्रभावी थी, इसलिए उसने अपनी अधिक गोलियां बर्बाद करने की परवाह नहीं की। उसने अपनी स्पिरिट विशन को सक्रिय करने के लिए अपने ग्लेबेला पर टैप करने के लिए अपना हाथ उठाया। उन्होंने ग्रेविटिकल लोरोटा की मदद करने की योजना बनाई। उनकी दृष्टि से मॉन्स्टर बीबर के पास केवल एक प्रकार की आध्यात्मिक चमक बची थी। वह बिल्कुल भूरा सफेद था, पागलपन से भरी सफेदी। इसके अलावा क्लेन ने और कुछ नहीं देखा। उस समय एयूर हॉसन और लियोनार्ड मिशेल ने एक साथ गाना गाया। ओह, भयावहता का खतरा, क्रिम्सन की आशा रोती है। कम से कम एक बात निश्चित है कि यह जीवन उड़ जाता है। एक बात निश्चित है और बाकी सब झूठ है। जो फूल एक बार खिल जाता है वह हमेशा के लिए खिल जाता है। ... वह शक्ति उत्पन्न हुई जिसने व्यक्ति को शांतिपूर्ण निद्रा में प्रवेश करने की अनुमति दी। मुड़ा हुआ भूरा सफेद राक्षस धीरे धीरे धीमा हो गया, जैसे कि वह कविता के आकर्षण के सामने नहीं लड़ सकता। फिर उसने अपना मुंह खोला और ऐसी तीखी चीख निकाली जिसे आम लोग सुन नहीं सके। आह... ... टकराना। क्लेन को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि वह स्वचालित रूप से अपनी स्पिरिट विशन अवस्था से बाहर निकल गया। उसे अपनी नाक से गर्म तरल पदार्थ बहता हुआ महसूस हुआ और जब उसने अवचेतन रूप से इसे अपने हाथ से पहुंचा तो उसने पाया कि उसके हाथ का पिछला हिस्सा खून से लथपथ था। एयूर और लियोनार्ड एक ही समय में जमीन पर गिर पड़े। उनके होठों, नाक और आंखों के कोनों पर खून के धब्बे थे। बोर्गिया, डन और लोरोटा प्रत्येक 1 या 2 कदम पीछे चले गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह राक्षस केवल एक बार चिल्लाया, लेकिन ये 6 बियोडिस की क्षमता से अधिक चिल्लाया। वे तुरंत बेहद कमजोर हो गए। बम! ये बोर्गिया पर बंद हो गया और अचानक इसके मुड़े हुए जोड़ को घुमा दिया। टकराना। बोर्गिया और डन ने 2 बार गोली चलाई, लेकिन उन्होंने मॉन्स्टर बीबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। टकराना। एक झटके से बोर्गिया उड़ गया और उसकी लंबी बैरल वाली रिवॉल्वर जमीन पर गिर गई। उसने कई बार खड़े होने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहा।
जैसे ही मॉन्स्टर बीबर काले सीने की ओर उछला, उसके मुंह के कोने से रेशेदार तरल पदार्थ निकल रहा था। टकराना। उस महत्वपूर्ण क्षण में एयूर हॉसन ने बॉक्स पर गोली चलाकर उसे कुछ दूरी पर गिरा दिया, जिससे मॉन्स्टर बीबर उसे हथियाने से रोक सका। इसकी गति ने इसे 10 मीटर से अधिक आगे ला दिया। काली छाती फट गई और जैसे जैसे भीतर की धड़कन तेज होती गई, ये और अधिक स्पष्ट होता गया। यह पाया, काले बालों वाली लोरोटा आखिरकार बोली, मुझे चाहिए कि आप इसे कम से कम 3 सेकंड के लिए नियंत्रित करें। ठीक है। डन ने और देर नहीं की। उसने अपने ग्लेबिला को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह सो गया है, क्योंकि आकारहीन लहरें धीरे धीरे एक के बाद एक बाहर निकल रही हैं। उस पल में मॉन्स्टर बीबर रुक गया और उसकी आंखों में पागलपन तुरंत कम हो गया। उसकी पतली पारदर्शी पलकें भी अनियंत्रित रूप से बंद होने लगी। डन का शरीर कांपने लगा और उसके कपड़ों के नीचे कुछ उछलकर वहीं गिर गया। ऐसा लगता था मानो उसने अंदर फिसलनदार शल्कविहीन सांप छिपा रखे हो। लोरोटा तेजी से आगे बढ़ा और एक रोल के साथ मॉन्स्टर बीबर के नीचे आ गया। उसने बंद मुट्ठी को ऊपर उठाते हुए एक हाथ से खुद को सहारा दिया और तोपखाने की तरह मॉन्स्टर बीबर के क्रॉच पर बमबारी की। पूफ। उसने तीव्र दर्द को नजरअंदाज किया, लेकिन खुद को जमीन पर टिकाया और एक बार फिर अधिक ताकत लगाई। जैसे जैसे उसकी मुट्ठी अंदर तक घुसती गई, वह थोड़ा ऊपर उठती गई। फाड़ना। लोरोटा ने भूरे पीले खून के धब्बों से भरी आंत को खींचते हुए अपना अग्रभाग बाहर निकाला। आंत में एक प्राचीन नोटबुक थी। मॉन्स्टर बीबर ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और उसका शरीर अचानक जल उठा, जैसे कि पिघल रहा हो। नीचे उतरो। जैसे ही एयूर हॉसन की तेज चीख खत्म हुई, क्लेन ने देखा कि मॉन्स्टर बीबर अचानक सूज गया है। बूम। एक जोरदार विस्फोट के बीच दूर स्थित क्लेन शॉकवेव से हवा में उछल गया और जोर से नीचे गिरा। वह सिर दर्द के चक्कर में खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने मॉन्स्टर बीबर को घृणित सड़ते मांस के ढेर में तब्दील होते देखा। फिर उसने डन और लोरोटा को देखा, जो 1 दर्जन मीटर दूर थे। ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें बेहोश कर दिया गया हो। एयूर हॉसन, बोर्गिया और लियोनार्ड मिशेल भी मैदान पर थे। कुछ दर्द से कराह रहे हैं, कुछ खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। क्लेन आराम करने ही वाला था कि अचानक उसे अपने से लगभग 2 या 3 मीटर दूर एक परिचित वस्तु दिखाई दी। काली छाती ने घूमना बंद कर दिया था और फटी हुई सतह आसमान की ओर थी। एक पतली भूरी भुजा बाहर फैली हुई थी। सीलबंद कलाकृतियां। 2049। बकवास। क्लेन का दिल तनावग्रस्त हो गया, क्योंकि उसने 2049 की प्रभावी सीमा से बचने के लिए तुरंत विपरीत दिशा में छलांग लगा दी। पहले से हुए विस्फोट ने काली छाती को उसके पास फेंक दिया था और उसी क्षण क्लेन का सिर अचानक चकरा गया, क्योंकि उसके विचार सुस्त हो गए थे। अरे नहीं, मुझे कठपुतली द्वारा नियंत्रित किया गया है। कैप्टन और कंपनी या तो बेहोश हैं या अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। वे उठ भी नहीं सकते, वे नहीं उठा पाएंगे। मुझे समय पर जगह दो। नहीं, मुझे खुद को बचाना है। क्लेन की आंखों के सामने सब कुछ धीमी गति से हो रहा था। उसके सारे जोड़ और मस्तिष्क खून की लगातार मोटी होती परत से ढके हुए प्रतीत होते थे। उसे मानव संस्करण कठपुतली बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने खुद को बचाने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश करके पूरी तरह से नियंत्रित न होने के अवसर का लाभ उठाया। मैं निश्चित रूप से अपने आप पर प्रहार नहीं कर सकता। कोई बाहरी बल होना चाहिए। बाहरी बल। मैं इसे आजमाऊंगा। झिझक के लिए कोई समय नहीं है। इसके बिना चीजों के बारे में सोचने के लिए समय की विलासिता के बावजूद क्लेन को 3 सेकंड से भी कम समय में एक विचार आया। उसने अपने जंग लगे घुटने के जोड़ को हिलाया और वामावर्त कदम उठाया। साथ ही उसने उस अदृश्य रस्सी से बचने की कोशिश नहीं की जो उसके गले में लटकी थी। उसने जो कुछ किया वह आंतरिक रूप से जपना था। आशीर्वाद। स्वर्ग और पृथ्वी के अमर भगवान से। वह खुद को जगाने और सीलबंद कलाकृतियों 2049 की आत्मसात से बचने के लिए भूरे कोहरे के ऊपर की रहस्यमय दुनिया का उपयोग करना चाहता था। चरमराहट, चरमराहट, चरमराहट। क्लेन के घुटनों और टखनों से कानों को भेदने वाली ध्वनि निकलती है। धीमे टेढ़े कदम के साथ उसने वामावर्त दिशा में एक और कदम उठाया। आशीर्वाद उत्पन्न होता है, आकाश से प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का। क्लेन के विचार तेजी से सुस्त हो गए, क्योंकि उसे लगा जैसे वह एक कंप्यूटर था जिसमें सभी प्रकार के ब्लोटवेयर और सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित थे। उसने अपना बायां पैर झटके से उठाया और आवश्यक स्थान पर एक और कदम बढ़ाया। आशीर्वाद से उच्च थियोच। क्लेन की विचार प्रक्रियाएं अधिक से अधिक कठोर और सुस्त हो गईं। उन्होंने अंतिम कदम पूरी तरह से सहज भाव से उठाया। उस समय वह जानता था कि वह लगभग पूरी तरह से कठपुतली के नियंत्रण में था। भले ही एयूर हॉसन उसे बचाने के लिए समय पर उठ सके, लेकिन शायद उसे जगाया नहीं जा सकेगा। लेकिन जीने की उनकी प्रबल इच्छा ने उन्हें मंत्र की अंतिम पंक्ति का जाप करने पर मजबूर कर दिया। आशीर्वाद, तना, स्वर्ग से, दिव्य, योग्य। जैसे ही उसने अपना मंत्रोच्चार समाप्त किया, अत्यंत अराजक और उन्मादपूर्ण चीखें और बड़बड़ाहटें सुनाई देने लगी। उन्होंने जल्दी से क्लेन के सुस्त विचारों के हर कोने पर कब्जा कर लिया। इस प्रक्रिया में उन्हें चकनाचूर कर दिया और उन्हें ऐसे विचारों में बदल दिया जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। क्लेन का मस्तिष्क पोटपोरी का उबलता हुआ बर्तन बन गया, क्योंकि उसका कठोर शरीर हल्का हो गया, जबकि उसकी आध्यात्मिकता ऊपर उठ गई। अंतहीन भूरा सफेद कोहरा और अलग अलग दूरी के गहरे लाल तारे एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गए। यह विशाल, रहस्यमय, अस्पष्ट और धुंधला था। क्लेन का भ्रमित दिमाग जल्द ही शांत हो गया और आखिरकार उसने सोचने की क्षमता वापस पा ली और केवल शानदार महल को देखा। ओह, शुक्र है, ये काम कर गया। वह लगातार डर के साथ फुसफुसाया। उनकी पिछली टिप्पणियों के अनुसार वह जानते थे कि एक बार जब कोई व्यक्ति सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 के नियंत्रण में आ जाता है तो यह मृत्यु के बराबर होता है। आमतौर पर ऐसी कोई दवा नहीं थी जो पीड़ित को बचा सके। सौभाग्य से उनके भाग्य वृद्धि अनुष्ठान और भूरे कोहरे के ऊपर की रहस्यमय दुनिया को बिल्कुल भी सामान्य नहीं माना गया था। कुछ देर चलने के बाद क्लेन ने उस स्थिति पर विचार करना शुरू किया जिसमें वह था। मैं पूरे समय यहाँ नहीं रह सकता, है ना? जब तक कैप्टन और कंपनी जागेगी और इकट्ठा होगी, मैं स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि अभी चीजें हैं, मेरे पास केवल मेरे शरीर का खोल है, एक ज़ोंबी से अधिक ज़ोंबी जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे जोखिम उठाना पड़ा और वापस लौटना पड़ा तो मेरी सुरक्षा की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं फिर से 2049 द्वारा नियंत्रित हो गया तो क्या होगा? ... अपनी दुविधा से पीड़ित होने के दौरान क्लेन ने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा और धीरे से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका।
ऐसा लगता है कि मुझे एक दृष्टा के रूप में अपनी स्थिति की आदत नहीं है। अपना वाक्य पूरा करने से पहले वह लंबी कांस्य मेज के सामने सम्मान की सीट पर अजीब प्रतीक के साथ ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए। क्लेन ने अपना हाथ बढ़ाया जैसे ही एक फाउंटेन पेन हवा से बाहर आया। उसने कागज के एक भ्रामक टुकड़े पर एक वाक्य लिखा, वास्तविक दुनिया में लौटना बहुत सुरक्षित है। इसके तुरंत बाद क्लेन ने अपने पैकेज से एक स्पिरिट पेंडुलम का एक प्रक्षेपण निकाला। कुछ सभाओं के बाद उसे पता चला कि जो वस्तुएं वह अपने साथ लाया था